हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको खुशखबरी प्राप्त हुआ होगा कि 8-10 सालों से जो एसएएस का एग्ज़ाम लटका हुआ था वो हाल ही में होने वाला है। तो हम आज एसएएस के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है ये देखेंगे। सामान्यतः एसएएस पार्ट 1 में 5 पेपर होते हैं। वे पेपर कौन कौन से हैं तो ध्यान से सुनेंगे। पहला भाषा का पेपर होगा जो मुख्यतः सारांश लिखने के लिए या पत्र लिखने के लिए आएगा। संक्षेपिका लेखन तथा प्रारूप। दूसरा, भारत का संविधान, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम व लेखाओं का वर्गीकरण। तीसरा पेपर रहेगा असैनिक लेखा एवं वित्तीय नियमावली, सैद्धांतिक या पुस्तक रहित रहेगा। चौथा, इसी का प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा असैनिक लेखा एवं वित्तीय नियमावली, व्यावहारिक और पुस्तक सहित। सामान्यतः यह प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए इसे व्यावहारिक और पुस्तक सहित कहते हैं। पांचवा, एडवांस अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा जिसमें कंपनी लेखे शामिल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं संक्षेपिका लेखन तथा प्रारूप। संक्षेपिका लेखन तथा प्रारूप में सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, संक्षेपिका और शीर्षक, यानी एक गद्यांश दिया रहेगा, आप उसका सारांश लिखिए जो सामान्यतः 1/3 में होना चाहिए और उसका एक उचित शीर्षक बताइए। दूसरा प्रश्न हमेशा ऐसा रहेगा कि एक पत्र लिखिए, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, किसी भी प्रकार के मांग पत्र, बजट से संबंधित पत्र, महालेखाकार को पत्र, आप कोषालय हैं तो कोषालय के संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन को पत्र, विभिन्न प्रकार के पत्र लिखने के लिए दूसरा आता है। और तीसरा, अन्य तीन प्रश्न और रहेंगे जो कि व्याकरण से रहेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि जो हिंदी वाला या भाषा वाला जो पेपर होगा इसमें 5 प्रश्न होंगे। ये 5 प्रश्न, पहला प्रश्न सारांश लेखन, दूसरा पत्र लेखन और तीसरा, चौथा और पांचवा व्याकरण रहेगा, हिंदी व्याकरण, जिसमें विलोम लिखने के लिए, समानार्थी लिखने के लिए, पर्यायवाची लिखने के लिए, अनेकार्थी लिखने के लिए, मुहावरों का अर्थ लिखने के लिए आदि आता है। मतलब यहाँ से आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि सारांश लेखन पे आप घंटा 1.5 घंटा उपयोग कर सकते हैं, पत्र लेखन पे भी आप घंटा आधा घंटा उपयोग कर सकते हैं तथा आधे घंटे में आप विलोम, समानार्थी तथा अनेकार्थी को आराम से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। संक्षेपिका लेखन तथा प्रारूप, जिसमें पहला प्रश्न ही संक्षेपिका का होता है। जैसे मैं जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, यानी प्रश्नोत्तरी। मार्केट में एक प्रश्नोत्तरी बिकती है, मे बी महेश्वरी की है ये प्रश्नोत्तरी, ठीक है ना, गुप्ता एवं महेश्वरी की, जिससे प्रश्न को लेकर के हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे सबसे आगे हम लोग संक्षेपिका देखते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो प्रश्न है संक्षेपण की व्यावहारिक विशेषताएं बताइए। यानी ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न हुआ कि आखिर संक्षेपण या सारांश की आवश्यकता क्या है। आप स्वयं सोचिए कि सारांश की आवश्यकता क्या है। अगर आपके कार्यालय में कोई ऐसा लेटर है जिसमें कि बहुत सारी ब्ला 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 चीज़ें लिखी हो और आप उसका एक्चुअल अर्थ निकाल ही ना पाएँ, तो ऐसे जगह पे सारांश की अत्यंत आवश्यकता होती है। एक ऐसे अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता है जो उनमें से निचोड़ निकाल सके और जो आवश्यक है उसको सारांशित कर सके, पॉइंट वाइज या कुछ शब्दों में लिख सके, तो इसलिए सारांश आवश्यक है। अगर हम लोग सारांश या संक्षेपण एक ही चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं कि संक्षेपण को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें, लिखना चाहें एग्ज़ाम के लिए तो कैसा लिखेंगे। तो देखिए, सरकारी कामकाज में संक्षेपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी कार्यालयों में प्रकरण बहुत लंबे समय से चल रहे होते हैं। प्रकरण की आदतन स्थिति संक्षेपण द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसमें अधिकारियों का समय बचता है, सटीक निर्णय लेने में सहायता मिलती है और सभी महत्वपूर्ण मुद्दे संक्षेप में शामिल किए जाते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें न तो कोई पुनरावृत्ति हो और न ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूटे। संक्षेपण में आंकड़ों तथा तथ्यों का उद्धरण सामान्यतः नहीं दिए जाते हैं तथा एक ही तरह के उत्तरों आदि को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है
इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला, सटीक निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल कर लिया जाएगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का पुनरावृत्ति नहीं होगा, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छूटेगी। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, जब हम लोग अभी लिखेंगे सारांश या संक्षेपण लिखेंगे तो भी हमें ध्यान देना है कि जब कई उदाहरण दिए गए हैं तो हमें उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मेन फैक्ट लिखने की आवश्यकता है। मतलब उदाहरण या पुनरावृत्ति, कोई चीज़ बार बार लिखी जा रही है उसे छोड़ देना है। क्लियर है। साथ ही साथ उत्तरों को भी, जैसे 2-3 प्रकार की चीज़ें हैं, एक ही टाइप की हैं, तो उनको एक ही जगह पे वर्गीकृत करके दिखाना है संक्षेपण में। ठीक है। अब हम लोग एक संक्षेपण का प्रश्न लेते हैं। निम्न अपठित गद्यांश का सारांश 1/3 शब्दों में लिखते हुए उसका एक शीर्षक दीजिए। ये प्रश्न है। क्योंकि इसे 1 घंटा, सवा घंटा में आपको बनाना है तो आप इसे ध्यान से 1 बार या 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे कि आप इसको शीर्षक बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। शीर्षक हमें देना है। एक बात और, ये जो आधा 1 घंटा में आप बना रहे हैं 20 मार्क्स का प्रश्न है। 20 मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट मार्क्स है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको ध्यान से पढ़िए। जैसे देखिए मैं पढ़ता हूँ। मूल्य निष्ठा की सजगता में व्यक्तित्व चारित्र का खास करके कनक और कामिनी के बारे में संदर्भ भी महत्वपूर्ण रहता है। कनक मतलब चांदी, कामिनी मतलब चमक। मूल्य निष्ठा की सजगता में व्यक्तित्व चारित्र का खास करके कनक और कामिनी की बारे में संदर्भ भी महत्वपूर्ण रहता है। निजी जीवन के मूल्य अलग और सार्वजनिक जीवन के मूल्य अलग, ऐसे दोहरे मानक नहीं चल सकते। नैतिक आचरण के विषय में तुलनात्मक दृष्टि से शिथिल माने गए पाश्चात्य जगत में भी सार्वजनिक कार्यकर्ताओं की नैतिक शिथिलता को सही नहीं माना गया है। प्रेसिडेंट केनेडी की मृत्यु के पश्चात ऐसे ही कुछ बातें प्रकाश में आने से उनकी प्रतिमा का अपमूल्यन हुआ। प्रेसिडेंट क्लिंटन का मोनिका लियोनेस्की से स्थापित संबंध के बारे में वहाँ के विचारक और समाज वैज्ञानिकों के एक बड़े वर्ग का मत नैतिकता की दृष्टि से उनके विरुद्ध था। कम्युनिस्ट नैतिकता को ज़्यादा महत्व नहीं देता, ऐसा ज़्यादातर लोगों का ख्याल है, क्योंकि मार्क्स ने विवाह तथा परिवार संस्था का निषेध किया, लेकिन उनके निषेध की पृष्ठभूमि सैद्धांतिक थी, अनैतिक नहीं। नवागत साम्यवादी नेताओं ने इसका इंक पार्ट थ्योरी इन नाम से सिद्धांत भी बनाया, लेकिन लेनिन और ट्राटस्की जैसे सजग नेताओं ने इस प्रणाली का धिक्कार किया और सख्त शब्दों में अनैतिक आचरण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने यह साफ साफ कह दिया कि जो व्यक्ति अपने निजी जीवन में विश्वसनीय नहीं है वह सार्वजनिक जीवन में भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। अगर आप इस गद्यांश को 1-2 बार और ध्यान से देखेंगे तो इसमें सामान्य सी जो बात आ रही है वो चरित्र निर्माण की बात आ रही है, व्यक्तिगत चरित्र की निर्माण। दूसरा, बार बार इसमें नेताओं का उल्लेख किया जा रहा है, यानी सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग, लोक हित में जुड़े लोग, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग। मतलब इसका एक शीर्षक या तो आप व्यक्तिगत जीवन लिख दीजिए, या इसका आप एक अन्य शीर्षक ऐसा ले सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत चरित्र कैसा होना चाहिए। क्लियर है। दोनों में ही कोई भी आप शीर्षक बनाइए उसमें चरित्र आना चाहिए। व्यक्तिगत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसको और वेरीफाई करते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें नेताओं की बात की जा रही है, लोक सेवकों की बात की जा रही है, तो हम लोग इसका एक अन्य शीर्षक ले सकते हैं, सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत चरित्र। ध्यान रहे आप एग्ज़ाम में कोई एक ही शीर्षक लेंगे। शीर्षक बहुत गलत होगा तो ही मार्क्स कटेगा, सामान्यतः शीर्षक उसके आसपास होने पे फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। अब संक्षेपिका देखते हैं। निजी जीवन में मूल्य और सार्वजनिक जीवन का मूल्य अलग अलग हो यह सही नहीं है। जो व्यक्ति निजी जीवन में विश्वसनीय नहीं है वह सार्वजनिक जीवन में भी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। सामाजिक वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग निजी जीवन की नैतिकता पर ज़्यादा जोर नहीं देता, पर अंततः इस विचार को धिक्कार दिया और अनैतिक आचरण करने वाले के प्रति सचेत किया गया है। पाश्चात्य जगत को नैतिक मामलों में थोड़ा शिथिल माना जाता है, पर पश्चिम के राजनेताओं ने अनैतिक कृत्यों के प्रकाश में आने पर प्रतिकूल टिप्पणियां सामने आईं और अनैतिक आचरण को असहनीय माना गया है।
इस प्रकार से हम लोग इसे छोटा करके प्रिसाइज करके लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि शुरू के 3-4 लाइनों को ध्यान से देखें या शुरू के 3-4 लाइनों को एक पैरा माने तो उसमें साफ साफ देख सकते हैं कि जीवन मूल्य और सार्वजनिक मूल्य को अलग अलग नहीं मानने के संबंध में पहला लाइन आपको बना देना है। दूसरा, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में नैतिक शिथिलता, और दूसरा में प्रेसिडेंट कैनेडी का एग्जाम्पल है। फिर आगे और नेमिंग एग्जाम्पल है, जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में लिखे थे कि इसमें हमें नाम और उदाहरणों को शामिल नहीं करना है, जो आवश्यक नहीं है उन उदाहरणों को शामिल नहीं करना है। तो हमने इस सारांश को बनाने में कहीं पे भी उनके नाम का उल्लेख नहीं किया, कहीं पे भी उनके उदाहरण का उल्लेख नहीं किया। इसका मेन भावार्थ क्या था? चरित्र निर्माण से संबंधित था या व्यक्तिगत चरित्र से संबंधित था? तो हमने अगला भी उन सब को रिप्रेजेंट करते हुए डायरेक्ट लिख दिया सामाजिक वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग, जो कि 20 के 3-4 लाइन को आराम से शो करेगा। इस प्रकार अंत में हम लोग आते हैं पाश्चात्य जगत की भी नैतिकता के बारे में बात हो रही थी, तो अंत में हमने उसे भी जोड़ा है। फाइनली इस पूरे को आप 4-4 लाइन में 3-4 पार्ट कर लीजिए और उससे एक एक लाइन लीजिए और आप उसको 1/3 का सारांश बनाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस सारांश में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस प्रकार से उनका चरित्र चित्रण को दर्शाते हैं। अगला एक और लेते हैं, सारांश को पहले पढ़ते हैं, गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। वतन परस्ती और मजहब परस्ती के बीच के रास्ते पर कसमकस और टकराव के हालात तब पैदा होते हैं जबकि सियासत अपनी स्वार्थ संकुलता से प्रेरित नज़रिए से हर मसले का हल तलाशने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान में जहां हिंदू और मुस्लिम के अलावा कई धर्मों और कई संस्कृतियों के मामले मानने वाले तबके सदियों से एक साथ रहते आए हैं और जहां धर्मनिरपेक्षता को संविधान के माध्यम से जनता और सरकार दोनों के द्वारा स्वीकृत नीति के रूप में मान्य किया गया है, वहां किसी भी धर्म का विरोध करना, धर्म की आड़ लेकर नफरत के बीज बोना और जनता की मजहबी भावनाओं को भड़काकर सांप्रदायिक एकता को खंडित करना न केवल अनैतिक और गैर कानूनी है, अपितु मजहब को रूह से एक ऐसा संगीन जुर्म है। रूह को खंडित करना न केवल अनैतिक और गैर कानूनी है, अपितु मजहब की रूह से एक ऐसा संगीन जुर्म है जिसके लिए मौत की सज़ा भी कम ही होगी। लोगों ने मजहबी जज्बातों को भड़काकर दंगे फसाद करना और निहत्थे निरपराध लोगों को मौत के घाट उतारना एक ऐसा जुर्म है जिसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना ही चाहिए। जो लोग किसी मजहब को अपने मजहब से घटिया बताने या कि उसे लांछित करने की कोशिश करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि दूसरे धर्म वाले भी जवाब में ऐसे ही तेवर दिखा सकते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का हर नागरिक यदि अपने और अपने देश की भलाई और खुशहाली चाहता है तो उसे नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारी जीवन शैली बन चुके हैं। यह हकीकत है कि समाजवाद का लक्ष्य अभी काफ़ी दूर है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति समाज के बगैर संभव नहीं। लेकिन लोकतंत्र तो हमारे जीवन दर्शन का रूप ले चुका है, इससे दो मत नहीं है। अब रही धर्मनिरपेक्षता की बात, तो हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता के बगैर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते जो हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय के उपादान प्रदान कर सकती है। अनेक भावनाओं को कुरेदते रहें या कि एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों पर पाबंदी लगाने की बात करते रहें तो एक दिन यह शानदार मुल्क एक विशाल शमशान में परिणत हो जाएगा। जब आप इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे कि भारत की विशेषता के बारे में है। धर्मनिरपेक्ष भारत इसका शीर्षक हो सकता है। सहिष्णु भारत भी इसका एक शीर्षक हो सकता है। इसका शीर्षक अनेकता में एकता भी हो सकता है, लेकिन अनेकता में एकता इसका शीर्षक बहुत उचित नहीं है, क्योंकि अनेकता में एकता सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ इसका आप या तो पंथ निरपेक्ष भारत लिखिए, धर्मनिरपेक्ष भारत लिखिए या सहिष्णु भारत लिखिए। इसका उचित शीर्षक यही होना चाहिए। अब इसका सार लिखते हैं या संक्षेपिका लिखते हैं। संक्षेपिका में पहले 4 लाइनों को अगर आप ध्यान दें तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत में विविध संस्कृतियों के मध्य एकता के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्षता मान्य किया गया है।
आगे के 4 लाइन को देखें, जिसका सामान्य उद्देश्य है कि सभी धर्म को समान महत्व देकर सांप्रदायिक एकता कायम करना। और आगे के 4 लाइन को देखें, धर्मनिरपेक्ष होने पर भी भारत सभी धर्मों का रक्षक है। लोकतंत्र, समाजवाद तथा सामाजिक न्याय भी धर्मनिरपेक्षता के बगैर संभव नहीं। अतः किसी देश के विकास के लिए धर्मों का विरोध नहीं, उनका रक्षा किया जाना आवश्यक है, जो भारत ने अपनाया है। इस प्रकार से मैंने इसे बहुत छोटे में लिखा हुआ है, आप इसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। 4-4 लाइनों को अलग कीजिए और उससे 1-1, 2-2 लाइन मूल निकालिए और फिर लिखिए। अगला देखते हैं, एक और गद्यांश लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है। उनके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुल पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक रूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उनकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचानना आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसके कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों में से इसे परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तथा सैकड़ों वर्ष से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को घीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़ पत्थर कुशल शिल्पियों में सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चमकते रहते हैं। इन चिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं और देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्गम दोनों को लेकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खैर,
ये बड़ा सा गद्यांश है जिसको पढ़ने के बाद आप देख रहे होंगे कि भूमि या मातृभूमि की महिमा मंडन किया जा रहा है। तो इसका सारांश आप डायरेक्ट मातृभूमि ले सकते हैं। एक जगह पे धरती माता का भी उल्लेख है। धरती के प्रति विशेष लगाव को दर्शाने के लिए धरती माता का उल्लेख किया गया है, तो धरती माता भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक शीर्षक लीजिए तथा अब इनका सारांश देखते हैं। पृथ्वी के निर्माण और विभिन्न विचारधाराओं से राष्ट्र का निर्माण अनंतक और अनवरत प्रक्रिया है, जिसका अध्ययन और उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हर प्रकार से करना आवश्यक है। जैसे प्रकृति के सभी रूपों का परस्पर निर्भरता हमें शून्य और अंधकार से भरे जीवन में उम्मीद की किरण दिखाई है। धरती माता का श्रृंगार का वर्णन करते हुए बहुमूल्य निधियों के कारण वसुंधरा लाखों वर्षों से खनिज, पहाड़, नदियाँ, मोतियाँ तथा धूप की चमक आदि से सुशोभित है। पृथ्वी, आकाश, सागर तथा उसके मोतियों से वर्तमान युवाओं में जिज्ञासा की नई किरणें उत्पन्न होने चाहिए। मातृभूमि हमें प्रसन्नता, उत्साह, अथक परिश्रम तथा नित्य आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, जिससे मातृभूमि का समग्र मंडल रूप प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग इनका सारांश लिख सकते हैं। सारांश को और बेहतर आप लिख सकते हैं, लेकिन एक नमूना मैंने पेश किया है। आगे देखिए, अगला सारांश देखते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान सांस्कृतिक सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गटर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों को मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बेबस और भीरू लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उसे बदलती है। नियम कानून सब के लिए बनाए जाते हैं, पर सब के लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह अलोहिड़ भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह की बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इसे उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रहने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में या भारत की महान संस्कृति के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं इसी से एक शब्द निकाला हूँ, महामानव समुद्र। इसको एपिस्ट्रॉफी में लिखिएगा, भारत, महामानव समुद्र भारत, तथा भारत के महान मूल्य या मनीषियों के सपनों का भारत। कोई सा भी कोई सा भी शीर्षक ले सकते हैं जो आपको समझ में आए। अगेन देखिए, संक्षेपिका या सारांश देखिए। हमारे महापुरुषों का भारत, जिसमें विभिन्न आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय सभी समाकर भारतीय आदर्श बनते हैं।
वह धूमिल हो रहा है। वर्तमान में ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि ईमानदार और अच्छे लोग ज़्यादा परेशान हैं, जबकि झूठे और फरेबी खुश हैं, जिससे इन महान मूल्यों से आस्था डगमगाने लगी है। उपरोक्त समस्याएं वर्तमान निर्मित नियमों की देन है, जिससे समय समय पर बदलाव अपेक्षित है। सामाजिक नियम कभी कभी आदर्शों से टकराते हैं, पर इससे हताश नहीं होना है। भारत में सदैव महान आंतरिक तत्वों को महत्व दिया गया है तथा विभिन्न सामाजिक बुराइयों की ओर आकर्षित होने के स्थान पर सदा संयम को महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला गद्यांश है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं, वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। उसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य सभ्य और देवता स्वरूप बन सकता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान, यज्ञ अनुभवी बन सकता है। संतोष, हर्ष या सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। समय निसंदेह एक रत्न राशि है, जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से धुंध व्यय करता है, वह दिन दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन क्षीण और भाग्य को कोसता रहता है। मृत्यु भी उसे इस जंजाल और दुख से छुड़ा नहीं सकती। प्रत्युत इसके लिए मृत्यु का आगमन मानो अपराधी के लिए गिरफ्तार का वारंट है। सच तो यह है कि समय नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। अंतर केवल इतना है कि आत्मघात सर्वदा के लिए जीवन जंजाल छुड़ा देती है और समय के दुरुपयोग से एक निर्दिष्ट काल तक जीवन मृत्यु की दशा बनी रहती है। ये ही मिनट, घंटे और दिन प्रमाद और अकर्मण्यता में बिताते जाते हैं। यदि मनुष्य विचार करे, गणना करे, तो उसकी संख्या महीनों और वर्षों तक पहुंचती है। यदि इससे कहा जाता है कि तेरी आयु से 10-5 वर्ष घटा दिए जाएं, तो निस्संदेह उसके हृदय पर भारी आघात पहुंचता, परंतु वह स्वयं निश्चेष्ट बैठ अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहा है और क्षय एवं विनाश पर कुछ शोक नहीं करता। यद्यपि समय की निरुपयोगिता आयु को घटाती है, परंतु यदि हानि होती तो अधिक चिंता की बात न थी, क्योंकि संसार में सबको दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। परंतु सबसे बड़ी हानि जो समय की दुरुपयोगिता और अकर्मण्यता से होती है, वह यह है कि पुरुषार्थहीन और निरीह पुरुष के विचार अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। वास्तव में बात तो यह है कि मनुष्य कुछ करने के लिए बनाया गया है। वह चित्त और मन लाभदायक कर्म से लवलीन नहीं होते, तब उनका झुकाव बुराई और पाप की ओर अवश्य हो जाता है। इस हेतु यदि मनुष्य सचमुच ही मनुष्य बनना चाहता है, तो सब कर्मों से बढ़कर श्रेष्ठ कार्य उसके लिए यह है कि वह एक पल भी व्यर्थ न खोए। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक समय और प्रत्येक समय के लिए कार्य निश्चित करे। जैसा कि आप जब इसे पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से इसमें शीर्षक लिया जाए। तो शीर्षक के लिए देखते हैं। शीर्षक इसके लिए समय एक बहुत बड़ा शीर्षक हो सकता है, लेकिन समय के महत्व, तो पहले समय का महत्व एक शीर्षक रहना चाहिए। दूसरा समय का दुरुपयोग, समय का सदुपयोग, इस प्रकार से शीर्षक बना सकते हैं। संक्षेपिका देखते हैं। समय मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त अनमोल संपत्ति है। शारीरिक सुख व आत्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए समय का संक्षिप्त रीति से उपयोग आवश्यक है। समय के सदुपयोग का विरल महत्व है। संतोष, हर्ष, सुख आदि का सीधा संबंध समय के महत्व से है। समय के सदुपयोग से मूर्ख विद्वान, निर्धन धनी बन जाता है तथा दुरुपयोग से विपरीत प्रभाव होता है। समय व्यर्थ करना एक आत्महत्या की तरह है, जो किसी व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु तक ले जाती है। समय के दुरुपयोग से मनुष्य पुरुषार्थहीन तथा निरीह हो जाता है और बुराई और पाप की ओर चला जाता है। यदि मनुष्य सचमुच मनुष्य बनना चाहता है, तो सबसे आवश्यक है कि वह समय का सदुपयोग करे और प्रत्येक समय कार्य में संलग्न रहे। अगला सारांश देखते हैं। परिश्रमी व्यक्ति अपने परिश्रम से संसार के समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है।
आलसी व्यक्ति के लिए जीवन भार स्वरूप है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहते हैं। परिश्रम मानव की सफलता की कुंजी है। परिश्रम में वह शक्ति है जो मानव को देवत्व प्रदान करती है। परिश्रम वह सोपान है जिस पर चढ़कर संसार के समस्त सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। संसार में कठिन से कठिन कार्य परिश्रम के द्वारा ही सरल हुए हैं और मानवता के विकास के पीछे अनवरत परिश्रमों की कहानी है। विज्ञान के आश्चर्य आविष्कार एक दिन में पलक झपकते नहीं हुए। इसके पीछे वैज्ञानिकों के अनवरत संघर्ष और परिश्रम की कहानी है। परिश्रम की इस दौड़ में जो हार कर थक कर बैठ गया उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और जो निरंतर संघर्षों से जुड़ा परिश्रम करता रहा सफलता ने उसके कदम चूमे हैं। महान पुरुषों का जीवन चरित्र देख लीजिए। उन्हें लोक प्रसिद्धि बैठे बिठाए नहीं मिली। इन लोगों का जीवन परिश्रमशीलता और संघर्ष की एक लंबी कहानी है। राम की कथा हमें शिक्षा देती है कि अकेला परिश्रमी व्यक्ति अपने अध्यवसाय, लगन, बुद्धि चातुर्य से हर प्रकार से संपन्न रावण जैसे व्यक्ति को पराजित कर सकता है। महान पुरुष अपने कर्मों से महान बनते हैं। केवल बड़े कुल में जन्म लेने से ही नहीं, किसी को सम्मान और प्रसिद्धि नहीं मिल जाती। सिसोदिया कुल में महाराजा उदय सिंह और महाराणा प्रताप ने देश की रक्षार्थ जो संघर्ष किया और जितने कष्ट सहे, उनके कारण हिंदू जनता आज भी उनके सम्मुख नत मस्तक हो जाती है। गांधी जी ने तो एक साधारण वंश में जन्म लिया था, किंतु उनके अनवरत परिश्रम से ज्ञात द्वारा वे भारतीय जनता के ही नहीं विश्व में भी वंदनीय हुए। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का जीवन तो अभाव में ही बीता था, किंतु परिश्रम और संघर्षों के बीच से ही निकलकर वे भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए। श्रम करने में चाहे वे शारीरिक हो अथवा मानसिक, हमारी वैसी ही रुचि होनी चाहिए जैसे खेल खेलने में होती है। परिश्रम को बोझ समझना थकान का प्रमुख कारण है। अपना कर्तव्य करना स्वयं में ही आनंददायक है। हर व्यक्ति को उस आनंद को प्राप्त करने का अपना स्वभाव बनाए लेना चाहिए। अध्यवसायी व्यक्ति की आत्मा इसी प्रकार निखर जाती है जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण। परिश्रम में अनेक गुणों का भंडार भरा है। इससे निरोग्यता, दीर्घ जीवन, प्रफुल्लता, चैतन्य, स्फूर्ति, साहस, आत्मविश्वास और अनेक आनंददायक तत्वों की बढ़ोतरी होती है। परिश्रम वह पारसमणि है जिसके संयोग से किसी भी पदार्थ को स्वर्ण बनाया जा सकता है। अतः हमें परिश्रम का महत्व स्वयं स्वीकार करना चाहिए और अपने देशवासियों को भी स्वीकार कराना चाहिए। जब तक देश से अकर्मण्यता दूर नहीं होती है तब तक परिश्रम का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जब तक देश का हर नागरिक स्वावलंबी नहीं बन जाता तब तक देश का उत्थान होना असंभव है। हम आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम में दत्तचित्त हो जाएं तो हमारा और हमारे देश का उद्धार हो सकेगा। जहाँ आप पढ़ रहे होंगे, स्टार्टिंग में परिश्रम से स्टार्ट होता है, फिर अंत में देश के उत्थान की बात करता है, लेकिन पूरे गद्यांश में परिश्रम ही सेंट्रल आइडिया बना रहता है। तो इसका कुछ भी समझ में नहीं आया तो शीर्षक डायरेक्ट परिश्रम दे दीजिए, और अच्छा हो सकता है परिश्रमी व्यक्ति, क्योंकि हमेशा व्यक्तियों के उदाहरण दिया जा रहा है। और आगे हो सकता है परिश्रम का महत्व। इसमें एक और टॉपिक ले सकते हैं, परिश्रम और आलस्य या आलस्य और परिश्रम, इनका सारांश देखते हैं। मैंने परिश्रमी व्यक्ति के संदर्भ में इसका सारांश बनाया है। परिश्रमी व्यक्ति वह व्यक्ति है जो मानव को देवत्व प्रदान करता है तथा वह सफलता की कुंजी है, समस्त सुख प्राप्त करता है, जबकि आलसी व्यक्ति का जीवन भार स्वरूप होता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार भी अनवरत परिश्रम के ही परिणाम है। महापुरुषों का जीवन ही परिश्रमशीलता और संघर्ष की ही कहानी है। परिश्रम शारीरिक हो या मानसिक, हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इससे अनेकों लाभ हैं। परिश्रमी पारस के समान है। परिश्रम से ही देश का उत्थान भी संभव है। इससे देश की अकर्मण्यता दूर होगी तथा देश का उद्धार होगा। मैंने परिश्रमी व्यक्ति के संदर्भ में लिखा है, किसी भी परिश्रमी व्यक्ति के उदाहरण को शामिल नहीं किया है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि उदाहरण को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैंने किसी भी उदाहरण को शामिल नहीं किया है। अगला देखते हैं, अगला पठित गद्यांश को देखते हैं। पुनर्गठित विधेयक 1956 के अनुसार पुनर्गठित
नए मध्य प्रदेश की स्थापना तथा शुभारंभ नवंबर 1956 को हुआ था। किसी भी प्रदेश या क्षेत्र विशेष के इतिहास में 30 वर्ष का काल किसी भी प्रकार लंबा नहीं कहा जा सकता, परंतु युगांतकारी तथा विकासशील प्रदेशों के इतिहास में ऐसे काल बहुत लंबे नहीं होते हुए भी विशेष महत्व होते हैं। पुनः स्वाधीनता प्राप्ति के 9 वर्ष बाद क्रियान्वित किए गए इस राज्य पुनर्गठन जन्य अतिक्रियाओं, नवीन प्रवृत्तियों तथा अनेक दीर्घकालिक परिणामों के सूत्रों की खोज और गहराई तक उनका अध्ययन अत्यावश्यक हो जाता है। एवं नए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के 30 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर यह सिंहावलोकन उचित ही नहीं अत्यावश्यक भी प्रतीत होता है। नए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों और सुझावों को केवल एक ही बात छोड़कर सभी को स्वीकार कर तब उन्हें उक्त विधेयक द्वारा क्रियान्वित किया गया था। आयोग के अनुसार नए मध्य प्रदेश की राजधानी महाकौशल के प्रमुख नगर जबलपुर में स्थापित की जानी थी, परंतु केंद्रीय शासन ने जबलपुर के स्थान पर मालवा क्षेत्र में स्थित भोपाल नगर को ही नए मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया। पर्वतीय मध्य भारत राज्य के स्थापना काल से ही चल रहे राजधानी विवाद का इस प्रकार अंत हो गया। पुनः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग के राजनेताओं आदि की समुचित परितुष्टि भी कर दी गई। रेल मार्गों द्वारा नए मध्य प्रदेश के विभिन्न सुदूरस्थ क्षेत्रों से संबद्ध भोपाल नगर एक उपयुक्त राजधानी के रूप में विकसित हुआ है और अब प्रदेश के विशिष्ट नगरों में उसने अपना स्थान ले लिया है, जो एक बहुत ही संतोषप्रद बात है। परंतु प्रदेश में जबलपुर नगर को सर्वोच्च स्थान नहीं मिल पाने के फलस्वरूप पुराने मध्य प्रदेश क्षेत्र के इस पूर्वी क्षेत्र के नेताओं को जो निराशा तब हुई थी, उसकी कसक पूर्णतः लुप्त हो गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो मानना ही पड़ेगा कि पिछले 25 वर्षों में अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक केंद्रीयता के अनुरूप ही इस नए मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवीय सृजन और प्रयत्नों के प्रायः सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने देश को श्रेष्ठ चिंतक, कलाकार, साहित्यकार, राजनेता, उद्योगपति, चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ आदि दिए हैं। इनमें से अनेक अब प्रदेश से बाहर रह कर भी अपना योगदान दे रहे हैं। स्पष्ट है कि इस भूभाग के प्रति इनकी प्रतिबद्धता पूर्ववत और सक्रिय है, परंतु ये सफलताएं मुख्यतः व्यक्तिगत अथवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेषों से ही संबंधित रही है। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा देशव्यापी ख्याति प्राप्त करने पर भी ये उपलब्धियां मध्य प्रदेश तथा प्रादेशिक जीवन में उतनी प्रभावशील नहीं हुई कि प्रदेश को समुचित भावनात्मक एकता दे सके। राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश के गठन का प्रस्ताव करते हुए इस संदर्भ में इनके पक्ष को जो कारण दिए थे वे उल्लेखनीय ही नहीं, विवेच्य भी है। पूरा जो गद्यांश है ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन के संबंध में है, लेकिन इसमें एक और आइडिया निकल के आ रहा है कि जबलपुर का राजधानी न बनाया जाना तथा वहाँ के लोगों में ये दुख होना या ये कसक होना भी इसमें प्रदर्शित की गई है। खैर, मैंने इसके शीर्षक के रूप में मध्य प्रदेश पुनर्गठन लिया है या पुनर्गठित नया मध्य प्रदेश भी लिया जा सकता है। ठीक है, संक्षेपिका देखते हैं। संक्षेपिका में ये बात जरूर आना चाहिए कि जबलपुर को आज भी कसक है। जैसे देखते हैं, देखिए, राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के अनुसार नए मध्य प्रदेश का निर्माण स्वाधीनता प्राप्ति के 9 वर्ष बाद 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके 30 वर्ष होने पर कई दृष्टियों से इसका सिंहावलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ था। राजधानी विवाद को केंद्र सरकार ने जबलपुर के जगह भोपाल कर विवाद शांत कराया था। राजधानी विवाद को केंद्र सरकार ने जबलपुर के जगह भोपाल कर विवाद शांत कराया था। रेल मार्ग से जुड़ा यह शहर आज पूर्ण विकसित हो रहा है, परंतु जबलपुर को सर्वोच्च स्थान न मिलने की कसक आज भी लोगों के मन में है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक केंद्रीयता के अनुरूप मध्य प्रदेश ने देश की श्रेष्ठ चिंतक और महानुभूति प्रदान किए हैं, जिन्होंने प्रदेश के नाम को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण व अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त करने पर भी प्रादेशिक जीवन में भावनात्मक एकता स्थापित करने की यह भूमिका ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही है। अतः निर्माण में कारणों की विवेचना आज भी सीमित है। अभी भी जबलपुर में जैसा कि एकता स्थापित नहीं हुआ, जबलपुर के लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ सही नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार का पैसेज है। अगला देखते हैं। अगले में है, जीवन के बदलते
अगला गद्यांश देखते हैं। जीवन के बदलते संदर्भों में हमें शिक्षा की एक नया और व्यापक अर्थ देना है। लिखने पढ़ने का ज्ञान, गणित और नागरिकता की शिक्षा अब काफ़ी नहीं है। शिक्षा को हमें समसामयिक समाज के ज्वलंत प्रश्नों से जोड़ना है। ये प्रश्न है खाद्य सुरक्षा, बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश, ऊर्जा संकट, पर्यावरण की समस्याएं, तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रबंधन। इन समस्याओं के समाधान के लिए देश के जनसाधारण को सहभागी बनाना आवश्यक है। इस क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवर्तन और प्रगति की अनिवार्य शर्त है कि एक नई मानसिकता, जन साधारण के मानसिक क्षितिजों के विस्तार, वैज्ञानिक दृष्टि के विकास और सामाजिक सक्रियता के उदय के लिए हमें शिक्षा की अंतर्निहित संभावना को पूरा उपयोग करना है। यदि हम शिक्षा को विमुक्तिकरण के तीक्ष्ण और सक्षम अस्त्र के रूप में विकसित कर सके तो समाज को निश्चित रूप से एक मानसिकता मिलेगी जो उसे आज और आगामी कल की समस्याओं को समझने और उससे निपटने को प्रशिक्षित योग्यता देगी। सार्थक शिक्षा की समस्या के साथ वैकल्पिक भविष्य के स्वरूप का प्रश्न भी जुड़ा है। यदि हमें वास्तविक प्रगति करना है तो शिक्षा के माध्यम से बहुमुखी गुणवत्ता का विकास जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। एक ओर हमें विज्ञान और प्रविधि की दौड़ में अपने आप को अग्रणी बनाना है, दूसरी ओर मानवीय प्रबंध और सामाजिक नियोजनों के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विकास करना है। दोनों आवश्यक है। इन क्षेत्रों में यदि हम स्वावलंबी नहीं बने तो हमारे अस्तित्व और अस्मिता पर संकट के बादल घिरे रहेंगे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें प्रतिभा के सभी स्रोतों का उपयोग करना होगा। ज्ञान अपने आप में एक उपलब्धि है, किंतु इसका सामाजिक प्रयोजन उसे एक नया और उपयोगी आयाम देता है। परिमाणात्मक धरातल पर हमारे देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों को संख्या पर्याप्त है, परंतु उनकी गुणात्मक योग्यता संदिग्ध है। अगला कदम इसी दिशा में उठाना है। शिक्षा की यह चुनौतियाँ सच्चे अर्थों में अस्तित्व की चुनौतियाँ हैं। जो कार्यक्रम हमने बनाया है वह कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। पहली कठिनाई है वित्तीय साधनों की कमी। यदि पैसों के अभाव में शिक्षा की नीति को बेल मुरझा गई हो तो देश का विश्वास नीति निर्धारण की प्रक्रिया और शायद शिक्षा पर से ही उठ जाए। हमारे राजनेताओं को शिक्षा को सत्ता, प्रश्रय और अर्थ लाभ के अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के प्रलोभन से ऊपर उठाना होगा। यह प्रवृत्ति शिक्षा के ह्रास के मूल्य में रही है। हमें शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन को अधिक सक्षम बनाना है। स्वायत्त और उत्तरदायित्व के संतुलन से भी संभव होगा। सामाजिक प्रतिबद्धता, विशेषकर शिक्षक वर्ग को, जब तक हमारी योग्यता की शक्ति नहीं बनेगी, शिक्षा व्यवस्था पक्षाघात पीड़ित रहेगी। शिक्षा का महारत ऐसी स्थिति में अनिर्णय और अनिश्चय के दलदल में और भी गहरा धंसता जाएगा। पूरा गद्यांश को पढ़ने पे आप शिक्षा के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिक्षा टॉपिक देना सही नहीं है, क्योंकि ये शिक्षा की समस्याओं को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर, शिक्षा का महत्व दे सकते हैं, शिक्षा की भूमिका दे सकते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक ये होगा कि शिक्षा की समस्याएं और चुनौतियां दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पैरा में समस्या डिस्कस किया गया है, दूसरे पैरा में चुनौतियां डिस्कस की गई हैं और पहले में शिक्षा को डिफाइन किया गया है। और दे सकते हैं बदलते संदर्भ में शिक्षा की भूमिका, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जो शिक्षा की भूमिका आ रही है इसके बारे में है। तो आप किसी भी टॉपिक को ले सकते हैं। इनका सारांश देखते हैं। शिक्षा को एक व्यापक अर्थ देने के लिए सामयिक समाज के ज्वलंत प्रश्नों से जोड़ना होगा, जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याओं के निराकरण में जनसाधारण को सहभागी बनाना आवश्यक होगा। शिक्षा की अंतर्निहित संभावनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित कर समस्याओं को समझने और निपटने में योग्यता निर्मित होगी। ये पहले 2 पैराग्राफ के लिए है। अगला देखते हैं। सार्थक शिक्षा की अनेक समस्याएं हैं। ये तीसरा समस्याओं वाली बात है, जिसके निराकरण में स्वावलंबी बनकर सार्थक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभा के सभी स्रोतों का उपयोग करना होगा तथा प्रशिक्षण के साथ साथ गुणात्मक योग्यता भी बढ़ाना होगा। शिक्षा की चुनौती सच्चे अर्थ में अस्तित्व की चुनौती है। इसमें तीसरा चौथा पैरा हो गया। विशेषकर शिक्षक वर्ग की सामाजिक प्रतिबद्धता बढ़ानी होगी, जिससे समाज में शिक्षा किसी की योग्यता की शक्ति बने। मतलब शिक्षक जो कि शिक्षा का फैलाव कर रहे हैं, उन्हें समाज में शिक्षा के फैलाव के लिए प्रेरित करना होगा। अगला गद्यांश देखते हैं।
यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे फिर से युवा बनना, ऊर्जा के धारा प्रवाह, तरंगायित स्रोत उसमें उलेड़ने होंगे। उसकी आत्मा को फिर से वैसा बनाना होगा जैसी वह पुरातन काल में थी, लहरों जैसे विशाल, शक्तिशाली, इच्छा शांत तथा विक्षुब्ध, कर्म अथवा बल का एक महासागर। हम में बहुत से जिन्हें निष्क्रियता के अंधकार में भारी राक्षस तमस ने पूरी तरह दबोच रखा है, आजकल यह कहने लगे हैं कि यह असंभव है कि भारत क्षीण रक्त और प्राणहीन हो चुका है, इतना कमज़ोर कि फिर उबर नहीं सकता, कि हमारे जन की नियति अब मिट जाना है। ऐसा कहना मूर्खतापूर्ण है और काहिलियत है। किसी भी व्यक्ति को अथवा राष्ट्र को यदि वह स्वयं नहीं चाहता तो कमज़ोर होना जरूरी नहीं, और न कि व्यक्ति अथवा राष्ट्र का यदि वह जानबूझकर मिटना नहीं चाहता तो नष्ट होना आवश्यक है। क्योंकि राष्ट्र है क्या, हमारी मातृभूमि क्या है? वह एक भूमि का टुकड़ा ही तो नहीं है, न वाणी का एक अलंकार है और न मस्तिष्क की कल्पना की एक उड़ान मात्र है। वह एक महान शक्ति है जिसका निर्माण उन करोड़ों एककों की शक्तियों को मिलाकर हुआ है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सारे करोड़ों देवताओं की शक्ति को एकत्र कर बल राशि संचित हो गई और उसे परस्पर जोड़कर एकता स्थापित की गई, जिसमें से भवानी महिषी मर्दिनी प्रकट हुई, वह शक्ति जिसे हम भारत, भवानी, भारती कहकर पुकारते हैं, 30 करोड़ लोगों की शक्तियों की जीती जागती एकता है। पर वह निष्क्रिय है, तमस के इंद्रजाल में बंदी होकर अपने पुत्रों की आत्माशक्त क्रियाहीनता और अज्ञानता के वशीभूत होकर। हमें शक्ति का सृजन करना है जहाँ वह पहले नहीं थी। हमें अपने स्वभावों को बदलना है और नए हृदयों के साथ नए मानव बनना है। फिर से जन्म लेना है। हमें बीज रूप में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें शक्ति का अधिकतम सीमा तक विकास किया जा सके, जिनके व्यक्तित्व के कोने कोने में उसे भरा जा सके और जो छलक कर भूमि को उर्वर बनाए। भवानी की ज्वाला को अपने अंतःकरणों और मस्तिष्कों में धारण कर ये लोग जब निकल पड़ेंगे तो अपने भूमि के हर कोने और कंदरा में वे इस ज्योति को ले जाएंगे। जैसा कि इस गद्यांश को पढ़ने पर हमें प्रतीत हो रहा है कि यह भारत निर्माण के संबंध में है, तो इसके लिए आप टॉपिक दे सकते हैं कि भारत निर्माण, युवा भारत, और इस टाइप से टॉपिक ले सकते हैं। मैंने युवा भारत टॉपिक लिया है तथा उसकी संक्षेपिका बता रहा हूँ या सारांश लिख रहा हूँ। कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि हमारे यहाँ निष्क्रियता का अंधकार में फैला है और भारत क्षीण, रक्तहीन, प्राणहीन हो गया है। भारत को फिर से युवा बनाना होगा, उसमें ऊर्जा का प्रवाह तरंगायित करना होगा जैसा कि पुरातन काल में था। स्टार्टिंग से लिया गया है। असल में यह सोचना ही मूर्खतापूर्ण और कल्पना की उड़ान मात्र है। भारत राष्ट्र है जिसका निर्माण उन करोड़ों एककों की शक्तियों को मिलाकर हुआ है जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भारत राष्ट्र की शक्ति उन करोड़ों लोगों की जीती जागती शक्ति है। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत क्रियाहीनता है वहाँ शक्ति सृजन करना है, स्वभावों को बदलना है, शक्ति का अधिकतम सीमा तक विकास करना है। ये तीसरा पैराग्राफ है। जब लोग भवानी की ज्वाला को अंतःकरणों में और मस्तिष्कों में धारण कर निकल पड़ेंगे तो हर कोने में, जहाँ तक कि कंदराओं तक में प्रकाश पहुँचेगी और युवा भारत नए रूप में उभरेगा। ये अंतिम पैराग्राफ से है, मतलब चारों पैराग्राफ से 2-3 लाइन लीजिए और एक संक्षेपिका का निर्माण कीजिए। आइए अगले गद्यांश की ओर चलते हैं। अगला गद्यांश है कि यदि भारत को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे फिर से युवा बनाना, ऊर्जा के धारा प्रवाह तरंगित स्रोत उलेड़ने होंगे। ये तो अभी कर चुके हैं। अगला गद्यांश जो है वो पूर्व के किसी गद्यांश से लिया हुआ है, उसका एक पार्ट है। जो अगला गद्यांश है पूर्व के आए हुए गद्यांश का ही एक अंश है। महामानव समुद्र या महामानव समुद्र भारत शीर्षक जिसे हमने लिया हुआ है का ही एक अंश है, जिसका कुछ पैरा को इस प्रश्न में पूछा गया है। उपरोक्त गद्यांश इस प्रकार से है
कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी में मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल बेबस और भीरू लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महासन मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल ही की मनुष्य की निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य की बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधियों निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग से परीक्षित आदेशों से टकराते हैं। उससे ऊपरी सतह अलौकिक होती है। इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं, क्योंकि अंत में विजय ईमानदारी और सत्य की होती है। अगर हम उसमें से कुछ पैरा निकाल लेते हैं तो अब इसका शीर्षक महामानव समुद्र भारत बोलना सही नहीं है, क्योंकि उसमें उस गद्यांश में ऐसा था कि भारत में कई प्रकार की संस्कृतियाँ आकर मिली है। भारत गंगी यमुनी संस्कृति है। सभी जातियों का उल्लेख था, धर्मों का उल्लेख था, धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख था। तो खैर, यह उसका एकमात्र कुछ पार्ट है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सत्य और ईमानदारी के बारे में उल्लेख हो रहा है। इसलिए इसका शीर्षक ईमानदारी दे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका सारांश आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला गद्यांश है, मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर सभी को सुख होता है, पर उस सुख और उत्सव के इस आनंद में बड़ा अंतर है। आवश्यकता अभाव सूचित करती है। उससे यह प्रकट होता है कि हम में किसी बात की कमी है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। एक के बाद दूसरी वस्तु की चिंता उसे सताती ही रहती है। इसलिए किसी एक आवश्यकता की पूर्ति से उसे जो सुख होता है वह अत्यंत क्षणिक होता है, क्योंकि तुरंत ही दूसरी आवश्यकता उपस्थित हो जाती है। उत्सव में हम किसी बात की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते। यही नहीं, उस दिन हम अपने काम काज छोड़कर विशुद्ध आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह आनंद जीवन का आनंद है, काम का नहीं। उस दिन हम अपनी सारी आवश्यकताओं को भूलकर केवल मनुष्यत्व का ख्याल करते हैं। उस दिन हम अपनी स्वार्थ चिंता छोड़ देते हैं, कर्तव्य और भार की उपेक्षा कर देते हैं तथा गौरव और सम्मान को भूल जाते हैं। उस दिन हम में उल्घृलता आ जाती है, स्वच्छंदता आ जाती है। उस रोज़ हमारी दिनचर्या बिल्कुल नष्ट हो जाती है। व्यर्थ घूमकर, व्यर्थ काम कर, व्यर्थ खा पी कर हम लोग अपने मन में यह अनुभव करते हैं कि हम लोग सदा आनंद पा रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उत्सव, आनंद, सुख, आनंद इस संबंध में इस गद्यांश में उल्लेखित है। संक्षेपिका देखते हैं। सुख और उत्सव के आनंद में बड़ा अंतर होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयास करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर सुख प्राप्त होती है। यद्यपि यह सुख क्षणिक होता है, क्योंकि आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी प्रकट हो जाती है। उत्सव का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है। उत्सव में किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं होता, उसमें विशुद्ध आनंद मिलता है। यह जीवन आनंद है। सब कुछ भूलकर हम मन में सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। अतः उत्सव और सुख से संबंधित यह टॉपिक है। अगला गद्यांश देखते हैं। तरुण विद्यार्थी उन दिनों देशभक्ति और क्रांति की भावना से भरे हुए थे। शरद चंद्र में उन्होंने न केवल एक प्रसिद्ध लेखक को देखा, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी को भी पाया जो उनका पथ प्रदर्शक बन सकता था। केवल तरुणों से ही नहीं, उस वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी जगतारिणी स्वर्ण पदक देकर उनका सम्मान किया। इससे पहले केवल रविंद्रनाथ ही यह सम्मान प्राप्त कर चुके थे। वे केवल FA तक पढ़े थे, परंतु विश्वविद्यालय ने एक बार उन्हें BA परीक्षा बांग्ला भाषा के प्रश्न पत्र का रचयिता भी नियुक्त किया था।
उसी समय यूरोप में यह समाचार आया कि इस वर्ष नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिलने वाला है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और श्रीमती सरोजनी नायडू के साथ शरद चंद्र का नाम भी लोगों के जिह्वा पर था। इसी बात की चर्चा करते हुए इला चंद जोशी ने एक दिन उनसे पूछा, यह सब सुनकर आपको कैसा लगता है? शरद बाबू ने उत्तर दिया, यदि पुरस्कार मिल गया तो अच्छा ही है और न भी मिला तो मुझे कोई विशेष खेद नहीं होगा। संसार के सभी प्रतिभाशाली लेखकों को नोबेल पुरस्कार मिल ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है। फिर भी यह बात माननी पड़ेगी कि यह पुरस्कार किसी भी लेखक के लिए प्रलोभनीय है। जोशी जी ने पूछा, प्रलोभनीय किस अर्थ में? शरद चंद्र बोले, जिसे यह पुरस्कार मिल जाता है उसकी ख्याति सारे संसार में फैल जाती है और इतनी बड़ी ख्याति का प्रलोभन न हो ऐसा कोई कवि या लेखक हो सकता है? यह मैं नहीं मानता। मैं इतना बड़ा ढोंगी नहीं बनना चाहता कि तुमसे कह दूं कि मुझे इसका कोई भी प्रलोभन नहीं है। अगर साफ साफ इस गद्यांश को पढ़ें तो इसके केंद्र में शरद चंद्र हैं, तो इसका टॉपिक डायरेक्ट शरद चंद्र का उत्कर्ष, शरद चंद्र का प्रसिद्धि हो सकता है, या केवल शरद चंद्र भी लिख सकते हैं। या इसमें एक और बात पे जोर दिया गया है कि पुरस्कार का प्रलोभन हर व्यक्ति को है, तो इसका प्रलोभन पुरस्कार भी एक टॉपिक हो सकता है। प्रलोभनीय पुरस्कार भी इसके टॉपिक लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका टॉपिक शरद चंद्र या शरद चंद्र का उत्कर्ष, शरद चंद्र की प्रसिद्धि हो सकती है। संक्षेपिका। प्रख्यात लेखक शरद चंद्र उन दिनों युवाओं में विशेष रुचि से चर्चित थे। युवा उनमें लेखक के साथ साथ क्रांति भी ढूंढते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने भी उन्हें जगतारिणी पुरस्कार, जो तब तक केवल टैगोर को मिला था, से अलंकृत किया था। इतना ही नहीं, उनकी शैक्षणिक योग्यता कम होने पर भी उन्हें बीए का परीक्षक बनाया गया। उन दिनों नोबेल पुरस्कार के लिए भी शरद चंद्र का नाम चर्चा में था। शरद चंद्र बड़े स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने इस बारे में पूछने से बताया कि पुरस्कार प्रलोभनीय तो है, पुरस्कार मिल गया तो अच्छा है। इस प्रकार से गद्यांश वाला टॉपिक अब समाप्त होता है। अब हम पत्र लेखन की ओर देखेंगे। गद्यांश का टॉपिक समाप्त हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि पूरे गद्यांश खत्म हो गए हैं। एक कुछ परीक्षा में आए हुए गद्यांश थे। साथ ही साथ आप और भी गद्यांश पढ़िए, अपना सोच विकसित कीजिए। कई प्रकार के बुक हैं, जैसे सार लेखन, टिप्पणियाँ, या कोई भी ग्रामर का बुक उठाइए, उन बुक से आप गद्यांश पढ़िए, क्योंकि ये 20 मार्क्स का एक प्रश्न आना है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में बढ़ने से पहले मैं उनका बेसिक भी बताता जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जैसा जैसा प्रश्न प्राप्त हो उसके आधार पर उसका बेसिक डिस्कस किया जाए। जैसे एक प्रश्न देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जिला कोषालयों में कार्य के बढ़े हुए भार को देखते हुए वहां अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत किए जाने का औचित्य दर्शाते हुए जिला कोषालय अधिकारी की ओर से संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मध्य प्रदेश को पत्र लिखिए। यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ को लिख सकते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का पत्र हमेशा आता है। इन एग्ज़ाम में इस प्रकार के पत्र हमेशा आएंगे जो जिला कोषालय से संचालक के नाम पे लिखे जाएंगे, जिला कोषालय से संभागीय आयुक्त के नाम पे लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार का पत्र हमेशा रहेगा। इसलिए एक इसका प्रारूप मैं बता देना चाह रहा था कि जब भी इस प्रकार का पत्र लिखेंगे, चूँकि जिला कोषालय से लिखा जा रहा है या जिस कार्यालय से भी लिखा जाएगा उस कार्यालय का हेडिंग होगा, तो कार्यालय का नाम हेडिंग में रहेगा, पता सहित होगा। जैसे अगर ये जिला कोषालय से लिखा जा रहा है तो कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, सपोज सरगुजा जिला का है तो जिला कोषालय अधिकारी सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला कोषालय अधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़। पत्र क्रमांक उसके अनुसार लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद संबोधन होगा। संबोधन मतलब प्रति या सेवा में जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। जैसे मैंने प्रति लिया हुआ है, प्रति संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, प्रथम तल इंद्रावती भवन, अटल नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़, पूरा पता लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद विषय होना चाहिए। विषय, किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है। चूँकि मैं भी बताया कि इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आते हैं, मतलब कॉमन प्रश्न है कि जिला कोषालय को उनके संचालक को लिखने के लिए पत्र आए, तो इस प्रकार में विषय तो हमेशा दिया रहेगा। जैसे इस प्रश्न में विषय था कि कार्यालय में कार्य अधिकता के कारण अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत किए जाने के संबंध में, ठीक है। आगे अगर कोई संदर्भ हो तो उसे बता देना है, या आपने कोई पूर्व लेटर लिखा हो तो उसका उल्लेख कर देना है। उसके बाद क्लोज करना है, संबोधन और विषय को क्लोज करते हुए नीचे आना है। मेन बॉडी,
पत्र की मेन बॉडी या मुख्य पत्राचार जो होगा वो यहीं पे होगा। 2, 3, 4 पैरा, जितना भी आपको पैरा लेना है यहाँ पे लीजिए। और मुख्य रूप से आपकी जो पूर्ण बात होगी वो यहीं पे रखी जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, विषय अंतर्गत लेख है कि अनेक नवीन कार्यालय स्थापना। जो जिला था, सपोज रायपुर जिला है, तो रायपुर जिला में कुछ नए नवीन कार्यालय स्थापित हो गए हैं। अनेक नवीन कार्यालय स्थापना तथा पेंशन प्रकरण लंबित होने के कारण जिला कोषालय में कार्यभार बहुत बढ़ गया है। उपरोक्त कारणों से जिला कोषालय का कार्य चला पाना मुश्किल हो रहा है तथा कार्य संपादन में देरी हो रही है। अतः निवेदन है कि इस कोषालय हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। लेखाकार, लिपिक, भृत्य आदि। ठीक है ना। एक बात ये एकदम निश्चित है कि आप उन्हें निवेदन कीजिए कि आप कृपा करें। ठीक है ना। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप पद स्वीकृत कराने के लिए कार्रवाई करें। आप डायरेक्ट बोलिए कि भाई आप इतनी की आवश्यकता है, जो भी उचित कार्रवाई है उसे करवाने की। यहाँ पे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में मैं देखा हूँ जो कि आदेशात्मक टाइप का लाइन हो जाता है। अतः निवेदन है कि इस कार्यालय हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ के स्वीकृत हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। यहाँ पे आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े कार्यालय में लेटर लिखा है। बड़े कार्यालय में लेटर लिखा है मीन्स निवेदनात्मक या अनुरोध करने जैसा लेटर होना चाहिए, आदेश जैसा लेटर नहीं होना चाहिए। मैंने काल्पनिक रूप से एक लेखाकार का, लिपिक का, भृत्य का पद बना दिया है जिला कोषालय। चूँकि कोषालय अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र न लिख करके डायरेक्ट संचालक को पत्र लिख रहा है, तो उसके लिए उसका एक प्रति संभागीय संयुक्त संचालक को दिया जाना अनिवार्य है। क्योंकि जिला कोषालय का जो कार्यालय है वो संभागीय संयुक्त संचालक कोषालय के अंतर्गत किसी भी संभाग में होते हैं। तो इसीलिए हमेशा जिला कोषालय को अपने पत्र की एक प्रति जो संचालक को लिख रहा हो उसका संभागीय संचालक को दिया जाना अनिवार्य रहेगा। ठीक है। तो इसका प्रारूप इस प्रकार से रहेगा कि पहले कार्यालय का हेडिंग रहेगा, पत्र क्रमांक रहेगा, संबोधन रहेगा, विषय है, अगर कोई संदर्भ है, आपने पूर्व में भी पत्र लिखा है तो उसको दर्शाइए। अन्यथा कोई वहाँ से मांग पत्र आया है, कोई वहाँ से अपना सुझाव आया है, ऐसा सुझाव मांगने हेतु कोई पत्र आया था तो उसका संदर्भ दीजिए। पत्र के मेन बॉडी में पूरा उल्लेख कीजिए, पहले कारण उल्लेख कीजिए, पहले आप बताइए कि क्या, पहले आप कारण बताइए, उसके बाद फिर अपना निवेदन बताइए। तो मेन बॉडी भी 2 भागों में रहेगा कि पहले आप कारण बताइए कि क्यों ऐसा हुआ, दूसरा निवेदन किया ऐसा चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर होगा, चूँकि जिला कोषालय लिख रहा है तो जिला कोषालय अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। उसके नीचे पदनाम मोहर सहित होगा। अगर पदनाम मोहर नहीं है तो आप सील लगा दीजिए। ठीक है। फिर पृष्ठ क्रमांक, प्रतिलिपि हमने एक ही व्यक्ति को दिया है, संभागीय संयुक्त संचालक को, और नीचे हस्ताक्षर, पदनाम तथा मोहर सहित। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कि और किस प्रकार के लेटर आने हैं। इसी प्रकार से एक और लेटर है कुर्सियाँ तथा टेबल मंगाने के संबंध में। देखते हैं। यह प्रश्न है कि एक कोषालय अधिकारी को 4 कुर्सी 4 टेबल की आवश्यकता है। आवश्यकता के औचित्य को दर्शाते हुए जिला कोषालय अधिकारी की ओर से संचालक कोष लेखा को पत्र लिखिए। जब भी इस टाइप से कोई प्रश्न रहेगा तो आपके मन में स्वयं से ऐसा औचित्य सोचना पड़ेगा कि आखिर किन कारणों से उन्हें नए टेबल या नए कुर्सी की आवश्यकता है। तो आपको एक कारण बनाना पड़ेगा। स्वयं वैसी कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, संबोधन, विषय के बाद संदर्भ में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता कि संचालक से ही कोई लेटर आया है कि अगर किसी कार्यालय में कोई कमी है तो उनकी मांग करें, तो उसको संदर्भ में डाल सकते थे। चूँकि यहाँ पे संदर्भ नहीं है। मेन बॉडी में पूरा उल्लेख कीजिए, मेन बॉडी में कारण भी उल्लेख कीजिए। विषय अंतर्गत लेख है कि कोषालय की अतिरिक्त कार्य संपादन हेतु 4 लिपिकों की नियुक्ति की गई है और उनके बैठने तथा कार्य संपादन हेतु 4 टेबल और 4 कुर्सी की आवश्यकता है। मैंने कारण खोजा कि 4 नए लिपिक आए हैं। ठीक है ना। और उसके अनुसार कारण का फिर अपनी आवश्यकता दर्शाया। अब मैं निवेदन करूंगा। हमेशा मेन बॉडी में कारण, आवश्यकता, फिर निवेदन रहेगा। अतः निवेदन है कि इस कार्यालय को 4 टेबल 4 कुर्सी प्रदान करने की कृपा करें। चूँकि आपने डायरेक्ट संचालक को लेटर लिखा है तो उसके अपने जस्ट ऊपर के कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक को भी एक प्रतिलिपि दीजिए और इस लेटर को पूरा कीजिए। ये ईजी था, पहले लेटर के जैसा ही है। आप देखेंगे और लिखेंगे। अगला पत्र लेखन का प्रश्न है कि एक क्षेत्रीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा की ओर से संचालक कोष लेखा को लिखे गए अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए। पहले तो हमें अर्धशासकीय पत्र क्या होता है इसका प्रारूप बताना है। प्रारूप में संभाग के कतिपय कोषालयों कार्यालयों में रिक्त पड़े छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की पदों को, इन पदों के महत्व को दर्शाते हुए शीघ्र भरे जाने की विषयक निवेदन किया गया है।
सबसे पहले ये एक अर्धशासकीय पत्र की बात कर रहा है। दूसरा, अर्थशासकीय पत्र में कारण क्या बता रहा है कि आप निवेदन कीजिए कि आपके संभाग में जितने भी, कौन लिख रहा है इस पत्र को, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, ठीक है ना। यहाँ पे कोषालय अधिकारी नहीं लिख रहा है, क्षेत्रीय संयुक्त संचालक लिख रहा है संचालक को। तो यहाँ पे पत्र में साफ साफ ये भी बताना है कि क्यों लिख रहा है। लिख इसलिए रहा है क्योंकि उससे अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की उसके संभाग में बहुत सारे पद खाली हैं और इस संदर्भ में वो पत्र लिखना चाह रहा है। सबसे आगे देखिए अर्थशासकीय पत्र क्या है। अर्थशासकीय पत्र सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष किसी अन्य अधिकारी को किसी विषय पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण भाषा में लिखा जाता है। पहले तो ये जानिए कि अर्थशासकीय पत्र हमेशा समकक्ष या सेम लेवल के अधिकारियों के मध्य लिखा जाएगा। यह पत्र हमेशा व्यक्तिगत पत्र के जैसे लिखा जाएगा, जैसे प्रिय से स्टार्ट होगा, जैसे हम किसी को, माता पिता, बहनों को, दोस्तों को पत्र लिखते हैं, उस प्रकार से पत्र लिखा जाएगा। और इसमें ऑफिशियल औचित्य को ही दर्शाया जाएगा, लेकिन उसका एक सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्वक निवेदन किया जाएगा और अंत में उनको दोबारा हेडिंग दिया जाएगा। जैसे पत्र जैसे लिखते हैं अभी उसको देखते हैं। जैसे पहले देखिए प्रारूप, देखिए प्रारूप में भेजने वाले का नाम, पदनाम, अशासकीय पत्र संख्या, कार्यालय पता, सील, ठीक है। उसके बाद प्रिय श्री, उनका नाम रहेगा, जो अधिकारी रहेंगे उनका डायरेक्ट नाम रहेगा। फिर पत्र का मुख्य पत्राचार, पत्र क्यों लिखा जा रहा है, जैसा कि इसमें कारण बताया हुआ है। अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की बहुत सारी पद रिक्त हैं, उनके औचित्य को दर्शाते हुए पत्र लिखना है और मांग करना है कि अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए या यहाँ पे ज़्यादा नियुक्ति दी जाए, ठीक है। तथा आपका नीचे जब हम लोग हस्ताक्षर देंगे तो आपका अपना नाम लिखेंगे, आपका अधिकारी का नाम डायरेक्ट, ठीक है। फिर सेवा में श्री करके, जैसे मैं लिख रहा हूँ देखिए, क ख ग संभागीय संयुक्त संचालक, सपोज कोई संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर हैं, ठीक है, उनका नाम क ख ग के रूप में कुछ भी हो। सपोज कोई भीम सिंह करके व्यक्ति हैं जो कि संभागीय संयुक्त संचालक रायपुर हैं, तो संभागीय अपना नाम लिखेंगे भीम सिंह, संभागीय संयुक्त संचालक। फिर अशासकीय पत्र क्रमांक संख्या, ठीक है ना, उसके नीचे अपने कार्यालय का पता लिख देंगे, पूरा दिनांक। प्रिय श्री, सपोज संचालक कोई व्यक्ति हैं, अजय मिश्रा करके कोई संचालक व्यक्ति हैं, तो प्रिय श्री अजय मिश्रा, मतलब पर्टिकुलर्स व्यक्ति का नाम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे प्रिय श्री च लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आपको विदित हो कि मेरे अधीन कई कोषालयों में छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की कई पद वर्षों से रिक्त हैं, जिसमें कोषालयों तथा संबंधित कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा किसी तरह कार्य संपादन में दुष्परिणाम विभाग की कार्य कुशलता पर पड़ता है। साथ ही विगत वर्ष 5 अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण अब रिक्त पदों की संख्या 12 हो गई है। मैं आपका अत्यंत आभारी होऊंगा यदि मेरे अधीन कोषालयों कार्यालयों में रिक्त अधीनस्थ लेखा सेवा के पदों को शीघ्र भरने की कृपा करेंगे। भाव दिए आपका क ख ग। ये व्यक्ति किससे लिखा गया था, संचालक को, तो वहाँ लिखे प्रिय श्री च छ झ। फिर भाव दिए आपका क ख ग, सेवा में श्री च छ झ, संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से अर्थशासकीय पत्र लिख सकते हैं। अर्थशासकीय पत्र में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अर्थशासकीय पत्र व्यक्तिगत होते हैं, समकक्ष होते हैं और व्यक्तिगत लेटर की तरह ही लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन आदेश क्रमांक चुनाव दिनांक 15/5/1984 के द्वारा ग्रीष्म अवकाश में संसद चुनाव के लिए रोके गए अधिकारियों के अर्जित अवकाश के संदर्भ में शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय जबलपुर की ओर से एक पत्र लिखिए। शासन को हम लोग एक पत्र लिख रहे हैं कि उनके पास जो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चुनाव के समय में अवकाश पे रहे थे और जिस कारण से उनका सैलरी रोका गया था, उसके संदर्भ में आप उनका अवकाश स्वीकृति के लिए पत्र लिखिए। पत्र से आपको एक कंफर्म होना चाहिए। देखिए पहले शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक है, शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक है, इसका अर्थ है कि पहले कोई ऐसा आदेश निकला है जिस कारण से उनका वेतन रोका गया है, उस आदेश के तहत वेतन रोका गया है, इसलिए आदेश क्रमांक दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में या फिर उनके पास जो भी अवकाश था, अर्जित अवकाश था, उससे उनकी स्वीकृति करा करके उस रोके गए वेतन को दोबारा
लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जबलपुर प्राचार्य जबलपुर को लेटर लिखना है शिक्षा विभाग को, निवेदन करते हुए कि भाई इनका जो वेतन रोका गया था उसे रिलीज़ किया जाए, इनके अर्जित अवकाश को स्वीकृत किया जाए, ठीक है। एक बात और, अगर चुनाव के समय में किसी की भी वेतन रोकी गई है तो उसमें उचित कारण होना चाहिए, तभी ये अवकाश स्वीकृत होगा, क्योंकि चुनाव या निर्वाचन एक अपरिहार्य सेवा है। यहाँ पे किसी को सस्पेंड किया जाता है, किसी का वेतन रोका जाता है, मतलब ये दीर्घ शास्ति जैसा हो जाता है। तो इसलिए उसको दूर करने के लिए एक उचित कारण की आवश्यकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, पहले तो शासकीय प्राचार्य कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय जबलपुर, क्योंकि दिया हुआ है कि इनको लेटर लिखना है। एक किसको लेटर लिखना चाह रहे हैं? शिक्षा विभाग को। पत्र क्रमांक प्रति सचिव शिक्षा विभाग, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश का ही लिया हूँ क्योंकि इसमें आदेश क्रमांक दिया हुआ था। आगे देखते हैं। विषय, ग्रीष्म अवकाश में संसद चुनाव के लिए रोके अधिकारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु। संदर्भ, शिक्षा विभाग, इसमें संदर्भ का लेटर दिया हुआ है, लिख दीजिए। अब मेन बॉडी में आइए, यहाँ पे पूरी कहानी बताइए। संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय के निम्न अधिकारियों को ग्रीष्म अवकाश का लाभ 6/4/1984 से 23/3/1984 तक उठाने से संसद चुनाव के कारण रोका गया था। यहाँ पे 23/4/1984 तक होना चाहिए, डेट आगे तक होना चाहिए, ठीक है ना। रुका गया था, जिसमें उनका सूची लगाइए किनका किनका रोका गया था। श्री क ख ग हैं, सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता। प्रमाणित किया जाता है कि इन सभी अधिकारियों ने निर्वाचन ड्यूटी की है तथा उनको ऊपर संदर्भित आदेश की शर्तों के अनुसार अर्जित अवकाश की पात्रता है। अतः अनुरोध है कि उक्त अधिकारियों की अर्जित अवकाश देने हेतु स्वीकृति प्रदान करें। प्राचार्य जबलपुर लिख रहे हैं। इसमें इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बताया है कि वे चुनाव कार्य किए थे, साथ साथ चुनाव कार्य से संबंधित जो भी आदेश वगैरह मिले होंगे उसका कागज़ भी संलग्न लगाना चाहिए था। अगला प्रश्न है कि स्टेट बैंक से कोषालय को बैंक स्क्रॉल बहुत विलंब से एवं त्रुटिपूर्ण आ रहे हैं, जिससे कोषालय लेखा समय पर संकलित कर महालेखाकार को भेजने में भारी विलंब हो रहा है। उपरोक्त आशय का पत्र कोषालय अधिकारी की ओर से संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को लिखें तथा बैंक को उचित निर्देश देने हेतु निवेदन करें। वित्त विभाग एवं स्टेट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भी प्रतिलिपि दें। मतलब यह पत्र लिखा जाना है कोषालय अधिकारी के द्वारा और किसे भेजना है? संचालक को। पत्र का मेन बॉडी क्या रहेगा कि वो संचालक को ये निवेदन करें कि वो क्षेत्रीय कार्यालय बैंक को लेटर लिखें और लेटर लिख करके इसे सुधार कराएं। जैसे देखते हैं, इस प्रकार से लेटर में पहले तो हेडिंग होगा कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, पत्र क्रमांक प्रति संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, प्रथम तल इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय, बैंक स्क्रॉल देर से प्राप्त होने के विषय, ठीक है ना। विषय में क्या रहेगा? विषय अंतर्गत लेख है कि स्टेट बैंक से बैंक स्क्रॉल अक्सर विलंब से तथा त्रुटिपूर्ण प्राप्त होता है, जिस कारण से कोषालय का लेखा तैयार करने में अनावश्यक विलंब होता है। अतः निवेदन है कि स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय से अपने स्तर पर संपर्क कर ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें जिससे स्टेट बैंक से स्क्रॉल समय अनुसार और त्रुटिहीन प्राप्त हो, जिससे कोषालय लेखे समय समय पर तैयार कर महालेखाकार को भेजा जा सके। ठीक है, ये सामान्य सा लेटर हुआ। चूँकि जब भी हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वो टू दी पॉइंट और परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा संबोधन या एक्स्ट्रा पोलाइटनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिखा है, इसमें किसी प्रकार का आदेश देने वाली बात है नहीं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, चूँकि ये उच्च कार्यालय है, डायरेक्ट जिला कोषालय से डायरेक्ट संचालक को लिखा जा रहा है, तो इसका संभागीय संचालक को भी दिया जाना चाहिए था। और चूँकि ये संभागीय संचालक को नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अवर सचिव वित्त विभाग को एक प्रतिलिपि दीजिए, क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेट बैंक को एक प्रतिलिपि दीजिए, साथ साथ संभागीय संयुक्त संचालक को भी एक प्रतिलिपि दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 ही प्रतिलिपि ऐड किए हुए हैं, तो इस प्रकार से आप 2 प्रतिलिपि बनाइए, एक अवर सचिव को और एक क्षेत्रीय प्रबंधक स्टेट बैंक को। अगला पत्र देखते हैं। अगला पत्र जो है
वह भी इस प्रकार से है। वित्त विभाग की ओर से मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों को भेजे जाने वाले ज्ञाप का प्रारूप तैयार कीजिए, ज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है ना, जिसमें शासकीय धन की हानि को रोकथाम के उपाय सुझाए गए हों। तो सबसे आगे एक ज्ञापन बनाना है जिससे वित्त विभाग राज्य के समस्त विभागों को सौंपना चाहती है। दूसरा ये है, राज्य शासन के वित्तीय कार्यकलापों में मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की उपयोगिता एवं महत्व पर 10 पंक्तियाँ लिखिए, ठीक है ना। ये दोनों ही प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो पहले ज्ञापन देखने के लिए आप आदेश देख सकते हैं, डायरेक्ट सर्कुलर वित्त निर्देश देख सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन एक रफ बनाने की कोशिश देखिए। जब भी कोई ज्ञापन रहेगा ऊपर छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहेगा, पूरा पता लिखा रहेगा, ठीक है ना, वित्त विभाग या वित्त विभाग ऐसा करके, और छत्तीसगढ़ शासन महानदी भवन ऐसा करके पूरा लिखा रहेगा, ठीक है ना। ज्ञापन क्रमांक इंपॉर्टेंट है, दिनांक इंपॉर्टेंट है, विषय इंपॉर्टेंट है, शासकीय धन की हानि की रोकथाम विषय, क्योंकि प्रश्न में ही बताया हुआ है। अब पढ़ते हैं, देखिए। ऊपर लिखित विषय पर समय समय पर जारी इस विभाग के अनुदेशों द्वारा इस बात पर अनवरत जोर दिया जाता है कि शासकीय धन की हानि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। तथापि यह देखा गया है कि अभी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में शासकीय धन की हानि के अनेक प्रकरण प्रकाश में आए हैं। इस संबंध में जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन आवश्यक है तथा सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से इस विषय में विशेष सतर्कता बरती जाती है। वित्त विभाग शासकीय धन की हानि रोकने के लिए दिए जाने वाले सुझावों को स्वागत करेगा, बशर्ते सुझाव व्यवहारिक या उपयोगी हो। माने गए सुझावों पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। जहां नियमों के निर्वचन तथा प्रक्रिया संबंधी गड़बड़ियों के कारण हानि की संभावना है, वहां नियमों और प्रक्रिया में संशोधन हेतु सुझाव शीघ्र भेजे जाएं। जहां कर्मचारियों और अधिकारियों की असावधानी या मिलीभगत के कारण धन की हानि होती है, वहां तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नीचे में वित्त विभाग के सबसे बड़े अधिकारी या सबसे शीर्ष पर पदस्थ अधिकारी का साइन होगा, सचिव या अवर सचिव का साइन होगा, तथा प्रतिलिपि समस्त विभाग को दिया जाएगा, इसलिए छत्तीसगढ़ के समस्त विभाग रहेंगे। इसी में दूसरा प्रश्न ये है कि अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की उपयोगिता एवं महत्व पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसके लिए हाल ही में एक वित्त निर्देश जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में। वित्त निर्देश क्रमांक 1/2023 के अनुसार वित्त अधिकारियों को नियंत्रण और वित्तीय कार्य करने हेतु दिया जाता है। यहाँ पे वित्त निर्देश का जरूर उल्लेख करेंगे। अगर आप एग्जाम में इस प्रश्न को बना रहे हैं तो आप यहाँ वित्त निर्देश का उल्लेख जरूर करेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग का निर्देश है। वित्त निर्देश 1/2023 के अनुसार निम्न कार्य दिए गए हैं। पहला, वित्त अधिकारियों के नियंत्रण में वित्तीय कार्य हेतु। दूसरा, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में कार्यालय प्रमुख विभागाध्यक्ष वित्त अधिकारियों की सहायता हेतु। तीसरा, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक अधिकारी के रूप में वित्तीय नियमों का पालन करवाने हेतु। चौथा, वित्तीय सलाहकार के रूप में बजट अनुमानों, वित्तीय औचित्यों का मानक सिद्धांत पालन करवाने हेतु। पाँचवां, किसी भी प्रकार के व्यय का परीक्षण करना और उचित सलाह देना। छठवां, सहायता अनुदान से संबंधित सभी प्रस्तावों को कार्यालय प्रमुख विभागाध्यक्ष वित्त अधिकारियों को सलाह देना। सातवां, वित्त विभाग के बचतों के समर्पण एवं पुनर्नियोजन की प्रस्ताव सही समय पर भेजने हेतु अभिमत देना। आठवां, कार्यालय के विकासात्मक योजनाओं का वित्तीय दृष्टिकोण से परीक्षण करना। नवां, कार्यालय प्रमुख विभागाध्यक्ष वित्त अधिकारी को शासकीय गारंटी विभाग द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम से संबंधित प्रकरणों में सलाह देना। और 10वां, नियमों के अनुरूप जारी न किया गया सभी स्वीकृतियों को वित्त विभाग को ध्यान में लाना। इस प्रकार से उसमें 15-16 कर्तव्य दिए गए हैं, महत्व दिए गए हैं इस वित्त निर्देश में, जिसमें से वित्त 10 को लिया गया है। ठीक है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों के कार्य से संबंधित वित्त निर्देश 1/2023 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शासकीय पत्राचार के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए कम से कम 2 प्रारूप भी दर्शाएं। आहरण अधिकारियों को कोषालय अधिकारियों की ओर से एक अनौपचारिक पत्राचार का प्रारूप उपयोग कर सामान्यतः देयकों में होने वाले गंभीर त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रारूप बनावें। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इन्हें हम लोग पहले तो ये देना पड़ेगा कि प्रारूप किस प्रकार से बनाते हैं। शासकीय पत्राचार के निम्न प्रकार होते हैं: सामान्य पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, ज्ञापन, तार, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, संकल्प, स्मरण पत्र आदि विभिन्न प्रारूप जो कि शासकीय कार्य में उपयोग हो रहे हैं। ठीक है। कार्यालय का नाम अगर हम लोग देखते हैं, सामान्य पत्र कैसा होता है, तो कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक, दिनांक, हेडिंग, संबोधन, विषय, संदर्भ यदि कोई हो तो, पत्र का मेन बॉडी या मुख्य पत्राचार यहाँ पे होता है। उसके बाद हस्ताक्षर, पदनाम, मोहर सहित रहेगा। अगर मुख्य बॉडी में कुछ संलग्न करना हो तो संलग्नक भी यहीं रहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग इसे प्रतिलिपि के जिन्हें जिन्हें देना है उन्हें देंगे। आगे हम देखते हैं इन प्रारूपों में अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप कैसे होता है। अर्थशासकीय पत्र पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अर्थशासकीय पत्र सामान्यतः व्यक्तिगत पत्र की भांति होता है और इसमें हम पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पर्टिकुलर यह मुद्दा अटका हुआ है, कृपया जल्द से जल्द कीजिए। एक और बात है कि अर्थशासकीय पत्र सामान्यतः समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है। तो अर्थशासकीय पत्र भेजने वाला का नाम, कार्यालय पता, प्रिय श्री, अगर मैं यहाँ भेजने वाला क ख ग रखूँ और प्राप्त करने वाला च छ ज रखूँ तो भेजने वाला क ख ग, अशासकीय पत्र संख्या तथा अर्थशासकीय पत्र संख्या तथा कार्यालय का पता वगैरह। फिर प्रिय श्री च छ ज, पत्र का मुख्य पत्राचार, कारण, आवश्यकता तथा अंत में निवेदनात्मक या आभार प्रकट करना है। फिर आपका अधिकारी का नाम, मतलब क ख ग यहाँ रहेगा और सेवा में श्री च छ ज रहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। और एक प्रारूप तो ये हुआ। अगला प्रारूप और देखते हैं। अगला प्रारूप के रूप में हम लोग लेते हैं अगला प्रारूप ले लेते हैं हम लोग ज्ञापन का प्रारूप। छत्तीसगढ़ शासन विभाग अगर कोई ज्ञापन निकालना हो, ज्ञापन क्रमांक, विषय साफ साफ इंगित रहेगा कि यह ज्ञापन किस विषय से संबंधित है। कौशल्याओं का बिल ग्रहण करने का तिथि 20 मार्च तक होगा, 25 मार्च, किसी प्रकार का ज्ञापन निकाला जा सकता है। ऊपर लिखित विषय पर ज्ञापन जारी कर सकते हैं। सामान्यतः शासन का कोई व्यक्ति, सचिव स्तर का अधिकारी इसमें साइन करेगा। मैंने अवर सचिव को लिया है, यहाँ सचिव को भी ले सकते हैं। और शासन के समस्त विभाग के नाम पर ज्ञापन जारी होता है। अगला देखेंगे, दो हमने एग्जाम्पल ले लिया है। अगला है प्रश्न है कि कोषालय अधिकारी के द्वारा एक अनौपचारिक पत्र लिखिए। किन्हें? अन्य डीडीओ के लिए। तो एक अनौपचारिक पत्र हमने तैयार किया है। जिला कोषालय अधिकारी, जो भी जिला होगा, जैसे रायपुर तो वहाँ नाम लिखा होगा। औपचारिक पत्र मैं हेडिंग में ही डाल दिया हूँ। आगे देखते हैं देयकों में गंभीर त्रुटि विषयक। यह देखा गया है कि कोषालय में प्रस्तुत किए जा रहे देयकों में कई गंभीर त्रुटियाँ रहती हैं, देयकों में कई गंभीर त्रुटियां रहती हैं। उनको इंगित करते हुए हमने विशेषतः इसे लिया हुआ है कि भाई आपके देयक में त्रुटि है, तो इसे रिमार्क करने के लिए हमने एक अनौपचारिक पत्र तैयार करवाया है। ठीक है ना। अधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, परिणाम स्वरूप देयकों को पारित करने में अनावश्यक विलंब हो रही है। ध्यान आकर्षण हेतु निम्न त्रुटियाँ हैं। पहला, अंतिम पृष्ठ पर राशि प्रिंट नहीं होना, लेखा शीर्ष का गलत अंकन होना, बजट प्रावधानों का ध्यान में न रखना, बिना हस्ताक्षर के देयक प्रस्तुत करना, विभागीय अनुदेशों का पालन न करना। इन त्रुटियों के संबंध में पहले भी कई बार आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। कृपया सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो। आप अन्य सपोर्टिंग में और भी लिख सकते हैं कि इसके संबंध में वित्त विभाग के समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं, कृपया उनका पालन कीजिए और उन्हें ध्यान दिला सकते हैं। ठीक है ना। यह अनौपचारिक पत्र है। तो आप जब भी उन डीडीओ को भेजना चाहेंगे तो उनके नाम पे भेजेंगे। इसीलिए नीचे में लिखा हुआ है समस्त आहरण संवितरण अधिकारी श्री, क्योंकि नाम वाइज भेजा जाना है, क्योंकि यह एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में सामान्यतः हम किसी को नाम से इंगित करके भेजते हैं। अगला प्रश्न है शासकीय पत्राचार के 3 प्रमुख। ये तो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। मैदानी कार्यालयों में वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताते हुए आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर से ज्ञापन सभी विभागों में पदस्थ अधीनस्थ लेखा सेवा एवं वित्त तथा लेखा सेवा के अधिकारियों को भेजा जाना है। कृपया ज्ञापन का प्रारूप बनावें। फिर इसी में है कि कोषालयों में कंप्यूटराइजेशन सुदृढ़ करने की आवश्यकताओं पर कम से कम 150 शब्दों में टिप लिखें कि किस प्रकार से कंप्यूटर कोषालय में आए हैं और उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ करने हेतु ज्ञापन बनाया है। कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के कर्मचारियों एवं
अधिकारियों पर वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व है। जिस विभाग में भी आपकी पदस्थापना है वहाँ वित्त व्यवस्था को व्यवस्थित करने, अनियमितता रोकने तथा बजट के अनुरूप खर्च पर नियंत्रण रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य आपका है। अक्सर देखा गया है कि विभाग के कर्मचारी अधिकारी इस मामले में उतने जागरूक नहीं हैं जितने की होने चाहिए। इस कारण से वित्तीय अनुशासन में कमी दिखाई दे रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। विभाग में हो रहे अनियमितताओं के माध्यम से प्रकाश में डाला गया है। विभाग में हो रही अनियमितताओं को महालेखाकार द्वारा भी अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रकाश में डाला गया है। कई मामलों में वित्त अधिकारियों की गंभीर अनियमितताएं भी प्रकाश में आई हैं। इन्हें आयुक्त कोष लेखा एवं पेंशन ने गंभीरता से लिया है तथा संबंधित लोगों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय दायित्व सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों की भी है। अतः इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दिशा में विशेष सतर्कता दिखानी चाहिए। भविष्य में जब भी कभी कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा इस तरह की उदारता नहीं बरती जाएगी। आगे देखते हैं। इसी में एक टिप्पणी लिखने के लिए भी था कि कोषालय में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसके संबंध में टिप्पणी लिखिए। तो कोषालयों में कंप्यूटराइजेशन को सुदृढ़ करने की महती आवश्यकता है। लगभग सभी कोषालयों में आज ऑनलाइन कार्य हो रहा है, जिस कारण न केवल कंप्यूटर की आवश्यकता है, साथ ही साथ उनमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता है। वर्तमान समय की मांग के अनुसार हर कर्मचारी के पास कंप्यूटर की उपलब्धता होनी चाहिए, परंतु कोषालयों में ऐसा नहीं है। साथ ही धनराशि तथा राज्य के लेखा निर्माण के कार्य होने के कारण बिजली कट की भी समस्या है, जिसके लिए यूपीएस सिस्टम अनिवार्य है। संपूर्ण कार्य ऑनलाइन होने के कारण कोषालय अब शासकीय बैंक की भांति कार्य करता है। इसलिए समयानुसार तकनीकी खराबी ठीक करने हेतु एक वेल क्वालिफाइड कंप्यूटर इंजीनियर और प्रोग्रामर की भी आवश्यकता है, ताकि भुगतान या राशि ग्रहण करने की अनावश्यक विलम्ब न हो। कंप्यूटर पर कार्य संपादन होने के कारण कर्मचारियों अधिकारियों में कंप्यूटर योग्यता का कौशल हेतु समय समय पर नई मॉड्यूल प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं, स्वयं से भी बना सकते हैं कि किस प्रकार बेहतर लिखा जा सके। अगला प्रश्न है कि कोषालय कर्मचारियों की बढ़ती अनुशासनहीनता पर नियंत्रण करने के प्रस्ताव देते हुए कम से कम 150 शब्दों में टिप लिखें। लेखा शाखा के कर्मचारियों को लेखा कंप्यूटराइजेशन के प्रशिक्षण देने हेतु। तो मैं इसे स्किप किया हूँ क्योंकि सेम प्रश्न है, तो आप इसे बनाएंगे। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ महालेखाकार की ओर से संचालक कोष लेखा में पेंशन को लिखे जाने वाले अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाइए। महालेखाकार की ओर से लिखा जा रहा है। किसे लिखा जा रहा है? संचालक कोष लेखा में पेंशन के लिए। प्रारूप में यह अंकित कीजिए कि कोषालय से लेखा समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं तथा लेखा समय पर भेजना सुनिश्चित करने बाबत। मतलब आप एक पत्र लिखिए जिसमें लेखा समय पे आना सुनिश्चित हो। और आप कौन हैं? तो आप महालेखाकार से हैं और आप संचालक कोष लेखा में पेंशन या वित्त विभाग को लेटर लिख रहे हैं। चूँकि यह अर्थशासकीय पत्र है, मतलब यह पर्सनल पत्र की भांति रहेगा और समकक्ष के लिए लिखा जाएगा, मतलब लिखने वाला भी संचालक स्तर का ही अधिकारी होगा। अशासकीय पत्र मैं लिख रहा हूँ क ख ग वरिष्ठ उपलेखाकार है तथा अशासकीय पत्र क्रमांक दिनांक है। प्रिय श्री चछजा कौन है? संचालक कोष लेखा में पेंशन। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही यह पाया गया है कि कोषालयों से मासिक लेखे महालेखाकार कार्यालय में समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अधिकांश मामलों में देरी से प्राप्त होते हैं। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के लेखों को समेकित करने व अन्य कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होती है। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा यदि आप समस्त कोषालयों को निश्चित तिथि तक एक मासिक लेखा भेजने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। मतलब जो कखग वरिष्ठ उप महालेखाकार है वह संचालक को एक पत्र लिख रहा है कि आप एक निर्देश जारी कर दें, जिससे कि कोषालय इसे गंभीरता से लें और समय पर इसे जारी करें। भवदीय कखग प्रति श्री चछजा। इस प्रकार से अर्थशासकीय पत्र का भी प्रारूप बनाया जा सकता है और लिखा जा सकता है। आप स्वयं भी ट्राई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंशन कार्य के जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप पेंशन प्राधिकार पत्र अब जिला कोषालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। कोषालयों द्वारा जारी पेंशन प्राधिकार पत्रों का 100% परीक्षण जांच आकेक्षण की आवश्यकता बताते हुए सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से एक ज्ञापन सभी संयुक्त संचालकों को भेजा जाना है। कृपया ज्ञापन प्रारूप बनाएं।
पेंशन कार्य का विकेंद्रीकरण हुआ है, इस संबंध में हमें ज्ञापन प्रारूप बनाना है और भेजा किससे जाना है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह भेजा जाना है संयुक्त संचालकों को या संभागीय संयुक्त संचालकों को। चूँकि छत्तीसगढ़ में 5-6 संभाग हैं, उन सभी जगहों पे जो संभागीय संयुक्त संचालक हैं उनको भेजा जाना है। तो देखते हैं इसका प्रारूप। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ज्ञापन बना रहा है। ज्ञापन क्रमांक और दिनांक रहेगा। विषय पेंशन प्राधिकार पत्रों का 100% प्रशिक्षण हेतु। अब ज्ञापन प्रारंभ होता है। मेन बॉडी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनको सेवानिवृत्ति लाभ समय पर सुविधापूर्वक मिल सके, इस दृष्टि से शासन ने पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अब पेंशन प्राधिकार पत्र जिला कोषालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निश्चित रूप से सुविधा हुई है, पर विकेंद्रीकरण से कार्य में त्रुटियों की संभावना भी हुई है। विगत कुछ समय से की गई आकेंक्षण नमूना जांच में कुछ गंभीर अनियमितता प्रकाश में आई है। अतः राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि पेंशन प्राधिकार पत्रों तथा पेंशन भुगतान की 100% आकेंक्षण की जांच की जाएगी। अतः अपने अधीनस्थ सभी आकेक्षक दलों को निर्देश दिया जाए कि पेंशन भुगतान और पेंशन प्राधिकार पत्रों की नमूना जांच के स्थान पर 100% जांच की जाए। अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है बीच में कि जिला कोषालयों के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्राधिकार पत्र नहीं, प्राधिकार पत्र तो संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी किए जाते हैं, उसका भुगतान कोषालयों के द्वारा जारी किया जाता है। और संभागीय संयुक्त संचालकों के लिए ही ये लिखा जा रहा है कि आप अब 100% मतलब हर व्यक्ति का आकेंक्षण करें और उनमें हुई त्रुटियों का सुधार करें। इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं ज्ञापन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक को कार्यालय प्रमुख घोषित किए जाने के लिए एकल नस्थी प्रणाली के अंतर्गत विभागाध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजने हेतु टिप लिखें। नोट शीट लिखने के संबंध में है। इसी में अथवा है कि एक नवीन कार्यालय में आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम स्वीकृत कराने के लिए भी टिप लिखें। दोनों में ही नोट शीट लिखने की बात हो रही है। आगे देखते हैं। टिप तैयार करते हैं या नोट शीट तैयार करते हैं। सामान्यतः हेडिंग तो नोट शीट रहेगा ही, ऊपर में अधिकारियों का नाम रहेगा। मैं डायरेक्ट टिप तैयार कर रहा हूँ, विषय को बताता जा रहा हूँ। जैसे विषय क्या है कि सहायक संचालक को कार्यालय प्रमुख घोषित करने बाबत। आगे देखते हैं। एक सहायक संचालक कार्यालय में ही पदस्थ है तथा उप संचालक के माध्यम से दैनिक कार्य कराने में बहुत असुविधा होती है। कार्य की अधिकता के कारण समय बहुत लगता है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि सहायक आयुक्त को कार्यालय प्रमुख घोषित कर दिया जाए, जिससे निचले स्तर पर आहरण संवितरण आदि का कार्य संपन्न हो सके तथा छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए फाइलें उप संचालक को न जावें, जिससे कि उप संचालक का कार्यभार कम होगा और फील्ड कार्य के लिए पर्याप्त समय दे सकेंगे। इसके लिए निम्न प्रस्ताव विचारार्थ, अनुमोदनार्थ व हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं। पहला, राज्य शासन सहायक आयुक्त को कार्यालय प्रमुख घोषित करने की मंजूरी प्रदान करे। आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करने व प्राधिकार जारी करने हेतु राज्य शासन महालेखाकारक कार्यालय से अनुरोध करे। और तीसरा, विभाग में वर्तमान अधिकार प्रत्यायोजन आदेश में संशोधन राज्य सरकार द्वारा जारी किया जावे। इस प्रकार से आप टिप लिख सकते हैं और फिर लिख सकते हैं प्रस्तुत अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। फिर अपना साइन कीजिए और सचिव राज्य शासन को भेजिए और नीचे संचालक का साइन रहे। ठीक है ना। अगला टिप तैयार करना है कार्यालयीन टिप स्थायी अग्रिम की स्वीकृति बाबत। संचालनालय के अधीन एक नवीन कार्यालय की स्थापना दिनांक, कोई भी दिनांक लिख सकते हैं कि इस दिनांक से की गई है। इस कार्यालय के संचालन, सामान्यतः जब एग्जाम चल रहा है उसी आसपास का दिनांक दीजिए। इस कार्यालय के संचालन के लिए तथा विभिन्न आकस्मिक व्यय के लिए तत्काल कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी या रहेगी। अतः 10,000 रुपये स्थायी अग्रिम की स्वीकृति अपेक्षित है, जिससे कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। अतः राज्य शासन से निवेदन है कि यह उक्त कार्यालय के लिए 10,000 रुपये की स्थायी अग्रिम स्वीकृत किया जावे। फिर से वही लिख देंगे कि सादर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है और अवर सचिव को मार्क करके संचालक का साइन कर देंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। जिला कोषालय भोपाल में लिपिकों की 5 पद रिक्त हैं। ऐसा प्रश्न हो चुका है तो आप इन्हें देख लेंगे। कुछ दिनों बाद जो आप लोग का एग्ज़ाम था
लिपिक का एसएस एग्ज़ाम था, इसका जो पैटर्न है वो पीएससी पैटर्न में कर दिया गया। पीएससी में भी ऐसे ही होता है कि स्टार्टिंग के 2 प्रश्न पत्र लेखन वगैरह होते हैं, फिर लघु स्तरीय प्रश्न के रूप में कुछ प्रश्न होते हैं। तो कुछ दिन बाद मतलब ये मे बी 2013 से लेकर 2016-17 तक वाली जो एग्ज़ाम चली, उसमें ऐसा पैटर्न कर दिया गया कि लघु स्तरीय प्रश्नों का समाधान करें। इसके द्वारा वो ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते थे। तो एक आध ऐसा प्रश्न भी देखते हैं, हो सकता है कि अभी आगामी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न भी मिलें। जैसे इसमें प्रश्न क्या था, दैनिक भत्ता संगणित करने की प्रक्रिया समझाइए। दैनिक भत्ता कैसे संगणित करते हैं, राजभोगी शहरों के आधार पर, मतलब जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है उस शहर के आधार पर। दूसरा, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश के आवेदन प्रपत्र में अंतर बताइए। तीसरा, पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा वृद्धि के प्रकरणों के लिए छानबीन समिति हेतु संक्षेपिका बनाइए। चौथा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताइए। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, आपके यहाँ भी पूछा गया है, पूरा वहाँ से कॉपी करने की कोशिश की गई है। पाँचवां, निम्न श्रेणी लिपिक के हिंदी शीघ्र लेखन पास करने पर वेतन वृद्धि के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन दें। तो पहले देखते हैं इनके प्रारूप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। पहला, ये तो निश्चित है कि दैनिक भत्ता का गणना कहाँ किया जाता है, राजभोगी शहर है जहाँ पे भी वो गया है उस शहर में जितने दिन रहेगा उसके अनुसार उसकी दैनिक भत्ता की गणना होगी। क्लियर है। दूसरा, अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश में अंतर क्या है। अर्जित अवकाश आवेदन प्रपत्र, अर्जित अवकाश आवेदन प्रपत्र 1 में दिया जाता है, जिसमें किसी भी कारण से आप अर्जित अवकाश ले सकते हैं। लेकिन चिकित्सा अवकाश पर्टिकुलर या विशेषतः बीमारी के केस में ही लिया जा सकता है। प्रपत्र 3 में डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको आराम करने की आवश्यकता है। प्रपत्र 3 में चिकित्सक के प्रमाण पत्र के द्वारा ही आप चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। अर्जित अवकाश आवेदन प्रपत्र 1 में किसी भी कारण से लिया जा सकता है, परंतु चिकित्सा अवकाश प्रपत्र 3 में किसी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही लिया जा सकता है तथा वापसी पर अर्जित अवकाश में साधारण सूचना और कार्यभार ग्रहण किया जाता है, जबकि चिकित्सा अवकाश में प्रपत्र 4 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र भी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाता है। अगला था, छानबीन समिति की संक्षेपिका लिखिए। तो छानबीन समिति पर्टिकुलर किस बारे में छानबीन करना था, पुनर्नियुक्ति और सेवा वृद्धि के लिए। तो इसके लिए एक कहानी बनाइए अपने मन में और फिर लिखिए। श्री क ख ग दिनांक इतने को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेकर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं। अभी भी क ख ग वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आजकल नए बजट प्रस्तावों का कार्य चल रहा है तथा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी विधानसभा में प्रस्तुत होना है। ऐसी स्थिति में क ख ग को माह, जैसे अभी मार्च चल रहा हो मान लेते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं, या अभी अप्रैल चल रहा हो तो हम लोग बता सकते हैं कि जुलाई माह के लिए पुनर्नियुक्ति या सेवा वृद्धि प्रदान करना लोकहित में होगा। श्री क ख ग द्वारा रिकॉर्ड, श्री क ख ग का रिकॉर्ड एकदम अच्छा है, मतलब उनका कार्यशैली बहुत ही अच्छा है। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं, छानबीन समिति की समीक्षा बना रहे हैं, तो इसमें क्या बताएंगे कि क ख ग एक कारण बनाएंगे कि भाई इस कारण से इनका बढ़ाया जाए। सेम अगर ऐसे ही कोई दूसरा कारण, जैसे टीचर्स को अक्सर शिक्षकों का अक्सर बढ़ाया जाता है, तो जैसे कोई शिक्षक दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं तो हम बताएंगे कि ये मिड सत्र चल रहा है जिसमें कि जिन छात्रों को इन्होंने पढ़ाया है वो दिसंबर तक पढ़ रहे हैं, इसके आगे के लिए उन्हें मार्च तक के लिए लोकहित में, मार्च तक के लिए पुनर्नियुक्ति या सेवा वृद्धि लोकहित में आवश्यक होगा, अतः इनका किया जाए। तो इस प्रकार से संक्षेपिका बना सकते हैं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। तो राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र के लिए भाषा है। इसका प्रयोग देशव्यापी होता है और विस्तृत होता है। इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं होता है या स्वरूप नहीं होता है। भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, परंतु हिंदी विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने के कारण भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा से है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को संविधान में स्थान दिया है। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीमित प्रयोग राजनीतिक प्रशासनिक एकता में सहायक तथा यह एक निश्चित मानक स्वरूप रखता है। राजभाषा, फिर से बहुत लोग को एक कन्फ्यूजन है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है, तो गलत है। हिंदी राष्ट्रभाषा कतई नहीं है। मैं इसमें एक लाइन लिखा हूँ कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में बोला जाता है, इसलिए हम उसे राष्ट्रभाषा की तरह मानते हैं। अगला था कि किसी लिपिक ने शीघ्र लेखन पास किया है और अपने एक वेतन वृद्धि के लिए
निवेदन करना चाहता है तो उसका निवेदन का प्रारूप इस प्रकार से रहेगा। प्रति जिलाधीश महोदय, जहाँ के भी जिलाधीश हों, जहाँ के भी कलेक्टर हों, सपोज रायपुर के हों तो जिलाधीश महोदय, रायपुर छत्तीसगढ़। विषय हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतन वृद्धि प्रदान करने बाबत। महोदय, मैं निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत हूँ। क्योंकि प्रश्न में निम्न श्रेणी लिपिक लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो इसलिए मैं निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने राज्य शासन द्वारा आयोजित हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कृपया नियमानुसार वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का कृपा करें। तो इस प्रकार से इसे तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सेम वैसे ही ये 2013 या 2014 का प्रश्न पत्र है जिसमें सेम वैसे ही प्रश्न आया हुआ है। 2013 या 2014 से प्रश्न से पहले भी हम लोग को एक और प्रश्न देखना है। उसी प्रश्न में, उसी पेपर में 5 प्रश्न के बाद 6वां था वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि निर्धारण का नमूना बनाइए। ऑडिट दल हेतु वित्तीय वार्षिक वर्ष की एक संक्षेपिका बनाइए तथा नवीन वेतनमान प्रदान करने के लिए वचन पत्र। मीन्स इसी पेपर में 6वां, 7वां, 8वां प्रश्न हमने डिस्कस नहीं किया था, उसे देखते हैं। पहले तो देखते हैं वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए श्री क दिनांक सामान्यतः 1 जनवरी या 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय है। कृपया नियमानुसार स्वीकृत करें। नाम कखग, पदनाम, वेतनमान, वर्तमान वेतनमान, दिनांक कितने को देय वेतन वृद्धि की राशि और वेतन वृद्धि के पश्चात वेतन। मतलब टेबल में 38,100 फिर 39,200 इस टाइप से बढ़ता जाता है। मैं 4300 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ तो उसके अनुसार उनका वेतन वृद्धि देय होगा। 7वां प्रश्न था ऑडिट दल के लिए वित्तीय वर्ष की संक्षेपिका बनाइए। तो हमने एक कॉमन सा लेते हुए बनाया हुआ है कि महालेखा कार्यालय से वार्षिक लेखा परीक्षा करने हेतु ऑडिट दल आने की सूचना प्राप्त हुई है। इस हेतु निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है। ऑडिट दल के बैठने की व्यवस्था सभा कक्ष में की जावे। वर्ष, जिस वर्ष मान लेते हैं 2024 में आया है तो 2023 का लेखा संबंधी रिकॉर्ड तैयार कर रखा जावे। पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही विवरण, 2024 में जो भी रिपोर्ट हुआ था उसका 2023 में क्या कार्रवाई किया गया उसका विवरण रखिए। ऑडिट दल के लिए एक भृत्य की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा उचित निर्देश हेतु प्रस्तुत है। इस प्रकार से संक्षेपिका बना सकते हैं। 8वां प्रश्न था वचन पत्र तैयार करने के लिए। तो वचन पत्र का नमूना ऐसा रहेगा कि मैं वचन देता हूँ कि नवीन वेतनमान हेतु वेतन निर्धारण पश्चात यदि कोई अधिक भुगतान हो रहा हो तो वह राशि मेरे वेतन भत्तों से काट ली जावे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से एक वचन पत्र तैयार कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था पीएससी पैटर्न हो गया है तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है। प्रारूपण किसे कहते हैं, अच्छे प्रारूप की विशेषताएं लिखिए। स्थानांतरण यात्रा देयक नमूना बनाइए। स्मरण पत्र किसे कहते हैं, सरकारी निमंत्रण पत्र का नमूना कीजिए। अधिसूचना क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। कार्यालय आदेश का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। शुद्ध हिंदी का शुद्ध रूप लिखिए। प्रारूपण किसे कहते हैं इसे डिस्कस करते हैं। स्थानांतरण यात्रा देयक जब मैं पेपर 3-4 बताऊंगा तो उसे प्रैक्टिकल भी बताना पड़ेगा 4 में, तो आएगा आपके सामने। स्मरण पत्र देखते हैं, सरकारी नियंत्रण पत्र देखते हैं, अधिसूचना देखते हैं। ठीक है, पहले देखिए प्रारूपण क्या है। प्रारूपण मतलब लेखन। सरकारी कामकाज में प्रारूपण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारूपण अर्थात लेखन या कार्यालयीन लेखन सभी पत्राचार प्रारूपों के माध्यम से होता है। साधारण पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, कार्यालय आदेश आदि प्रारूप के प्रकार हैं। प्रारूप की भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। कोई अनावश्यक बात इसमें नहीं आनी चाहिए। कुछ मामलों में प्रारूप निर्धारित और सभी कार्यालयों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ निर्धारित प्रारूप हैं जो उसी प्रकार से, जैसे अभी प्रपत्र 3, प्रपत्र 1 छुट्टी के संबंध में बात किए थे, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4 चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा के आधार पर छुट्टी की बात किए थे। स्मरण पत्र भी सामान्यतः व्यक्तिगत पत्र की तरह रहेगा। प्रति श्री उस व्यक्ति के नाम के द्वारा संबोधित रहेगा। विषय संदर्भ इसलिए रहेगा क्योंकि यह स्मरण पत्र है। पहले भी इस बारे में पत्राचार हो चुका है। कृपया कार्यालय के पत्र का अवलोकन करें। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत चाही गई जानकारी है जो समयबद्ध देना है। इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसका उत्तर शीघ्र प्रदान करें। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने एक सूचना के अधिकार वाला स्वयं से इसमें जोड़ दिया है क्योंकि ऐसा कोई अपरिहार्य कारण है जिस कारण से हमें स्मरण पत्र लिखना पड़ रहा है।
अगेन देखते हैं सरकारी निमंत्रण कैसे जारी करते हैं। सामान्यतः जब भी सरकारी निमंत्रण जारी होगा सरकार के बिहाफ में तो जिलाध्यक्ष के द्वारा जारी होगा। ऊपर में कार्यालय का हेडिंग रहेगा, कार्यालय जिलाधीश, सपोज कार्यालय जिलाधीश कबीरधाम छत्तीसगढ़। कार्यालय में नवीन भवन, कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक इतने बजे किया जाना है, आप सादर आमंत्रित हैं, और जिलाधीश का साइन रहेगा। यह इन्विटेशन जिलाधीश के द्वारा जारी किया जाएगा। शहर के जो भी गणमान्य नेता लोग होंगे, जो गणमान्य लोग होंगे, उनके लिए जारी किया जाएगा। अधिसूचना सामान्यतः विभाग जारी करता है, जैसे छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग अगर कोई अधिसूचना जारी कर रहा है, जैसे संख्या या क्रमांक, अधिसूचना क्रमांक इतने द्वारा श्री क जो वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। नियुक्त पद ग्रहण तिथि से प्रभावशील होगा, हस्ताक्षर सचिव गृह विभाग। तो ये एक अधिसूचना के रूप में जारी किया जा सकता है। कार्यालय आदेश कार्यालय स्तर पे होता है, मतलब ऊपर में कार्यालय की हेडिंग रहेगी। जैसे अधिसूचना में छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग था, वित्त विभाग होगा या संबंधित विभाग होगा, उसी प्रकार से कार्यालय आदेश कार्यालय के नाम और पता के द्वारा जारी किया जाएगा। इस कार्यालय में निमांकित भृत्यों को उनके सामने अंकित तिथि के स्थानापन्न रूप में निम्न लिपिकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनका नाम रहेगा, वर्तमान और पूर्व का कार्यालय और वर्तमान का कार्यालय इस रूप में डिफाइन रहेगा। आगे देखते हैं, आगे जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सभी ग्रामर के प्रश्न आ रहे हैं। मतलब इन ग्रामर के लिए आपको कोई भी एक ग्रामर का बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा। मेरे द्वारा कुछ प्रतियोगिता सारांश टूटेजक वालों ने जारी किया हुआ है, एक ग्रामर है जिसमें ऑथेंटिक सोर्स हैं। मैंने अभी देखा आप लोगों के लिए तैयारी के लिए सार लेखन करके एक ग्रामर है जो कि है मार्केट में, लेकिन उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं। अभी जिस बुक से मैं अभी इसे तैयार कर रहा हूँ इसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कहीं पे इसमें एक प्रश्न आया हुआ है कि जो मांस नहीं खाता हो, तो उसका आंसर इसने ले लिया शाकाहारी। शायद आप लोग सुनने वाले में से भी 60% लोग सोच रहे होंगे कि जो मांस नहीं खाता है शाकाहारी उसका सही आंसर है, जबकि ऐसा नहीं है। शाकाहारी वन वर्ड किसके लिए होता है? अनेक शब्दों का एक शब्द शाकाहारी किसके लिए होगा? जो शाक खाता हो। सर्वाहारी किसके लिए होगा? जो सब कुछ खाता हो। मांसाहारी किसके लिए होगा? जो मांस खाता हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मांस नहीं खाता है वो सर्वाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है, मतलब मांस नहीं खाता है बाकी वो कुछ भी खा सकता है। तो जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एग्जैक्ट अनेक शब्दों का एक शब्द होता है निरामिष षटकोण वाला। तो इस रूप में वहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं जिसे आपको सुधार कर पढ़ना है। कोई एक ग्रामर लीजिए क्योंकि उससे 60 मार्क्स के प्रश्न आने हैं। विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, मुहावरा, एक ही प्रकार के शब्दों का अलग अलग अर्थ, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इनके मैं कुछ स्लाइड डाल देता हूँ, लेकिन वास्तव में ये आपको कोई ग्रामर उठा के पढ़ने होंगे। ठीक है, धन्यवाद।